अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। पूरे पाकिस्तान में जहां जहां बारिशों की वजह से कुछ मसाइल हैं, हम दुआ गो भी हैं कि वहाँ पर जल्द अज जल्द निकासी का निज़ाम भी बेहतर हो। हम दुआ गो हैं कि नुकसान ना हो। कल भी कुछ ऐसी खबरें आ रही थी, वो कराची भी था उसमें और रावलपिंडी भी था। ये जो अर्बन फ्लडिंग है हम इसकी बात कर रहे हैं और इसमें हम ये दुआ फिर करेंगे कि बारिश रहमत की हो। एट द सेम टाइम इदारे मुतहरक हैं, लेकिन हम सबको मिलकर भी कोशिश करनी है। और इसमें अच्छी बात यह है कि सलमा, कराची में बिलखुसूस हमने देखा कि कराची के नौजवान हो या कराची में रहने वाले, वो खुद सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे थे कि हम इस इलाके में किसी को मदद चाहिए तो वी आर अवेलेबल। दैट्स ब्यूटीफुल। बिल्कुल। और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी ऑफर की गई थी कि जिसको हेल्प की ज़रूरत है, शेल्टर चाहिए, खुराक चाहिए, कोई अपने घर से इवैक्यूएट करके कहीं और जाना चाहता है तो उसको भी हेल्प आउट करेंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत बड़ी सपोर्ट है वो लोग जो मुश्किल में थे। और इसके अलावा बलोचिस्तान का तो हम रोज़ करते हैं कि वहाँ पे बारिशों से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, वबाएं फूट रही हैं, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। और रावलपिंडी में जो सिचुएशन थी ख़ास तौर पर उस पर हमें ज़ाहिर है हमदर्दी अपने उन भाइयों से जिनकी दुकानें वगैरह, पानी उनकी दुकानों में चला गया, उसकी निकासी के लिए सारा दिन कोशिशें जारी रही, इंतज़ामिया मुतहरिक रही। और आप या मैं, हमारे जैसे बर्गर लोग जो इस्लामाबाद में रहते हैं, हमारे लिए तो बारिश ऐसे होती है कि जैसे मतलब एक ओवरऑल बात करिए, इस्लामाबाद में तो बड़ा अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी है, बड़ी अच्छी रोड्स हैं, तो यहाँ पे तो पानी रुकता नहीं है। तो इस्लामाबाद में कभी इस तरह के मसाइल नहीं होते। इतनी बारिश थी, ऑनेस्टली मैंने ऐसी बारिश नहीं देखी। बहुत तेज बारिश, बहुत देर तक यहाँ से लेके घर जाने तक मुझे बहुत वक्त लगा। बहुत तेज बारिश, कुछ नजर नहीं आ रहा था। और जब हमने गुफ्तगू में कहा ना कि जो लोग खुद सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट या इदारे सपोर्ट करते हैं, ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं, मसले होते हैं, परेशानियां होती हैं, ये कुदरती आफात आती हैं, लेकिन इसका मुकाबला जानते हैं हमने कैसे करना है, एक दूसरे का साथ देकर। ये जो माली नुकसान होता है ना, ये भर जाता है, लेकिन जानी नुकसान नहीं भरा जाता। इसलिए हम सब ने, ये बैशिंग होती रहेगी, इदारों ने काम नहीं किया, निकासी का निज़ाम बेहतर नहीं था, ये सारी बातें रूटीन की बातें हैं, माजी में भी सुनी, अभी सुनेंगे, शायद आगे भी सुनेंगे। इन बातों से ज़रा निकल आइए। जब कुदरती आफत आई है, मिलकर आगे चलिए, मिलकर मुकाबला कीजिए, कौम बन जाइए। एक कौम बनकर आगे बढ़ेंगे तो आप यकीन जानिए ये मसले ख़त्म हो जाएंगे। एक दूसरे को भाई समझ के, फैमिली मेम्बर समझ के उसकी मदद करें। ये जानें कि कहाँ पे मसला ज़्यादा है, वहाँ सपोर्ट के लिए, लेकिन वो जो कि हेल्प कर सकता है। ये ना हो, पाकिस्तानियों का ये मसला भी तो है ना कि हम सिर्फ देखने के लिए जाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। प्लीज़ डोंट डू दैट। वहाँ पे रश लगाने से मसला बढ़ेगा। सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, मदद कीजिए अपनी। मैं फिर कहूँगा ये बैशिंग होती रहेगी, ये माजी में भी हुई है, अब भी हो रही है, लेकिन आप प्लीज ये ना कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ मदद की बात कीजिए, स्प्रेड पॉजिटिविटी प्लीज। ट्रू। और शुएब, हमें पता नहीं क्यों हादसात की जरूरत होती है मुत्तहिद होने के लिए। हालांकि ये इत्तेहाद हमें हर जगह पे हर वक्त चाहिए होता है, लेकिन जब हमारे यहाँ जलजले आते हैं, आफात आती हैं, तो उस वक्त हम देखते हैं कि लोग सिर्फ उसी सूरत में मुत्तहिद होते हैं। अदरवाइज एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे रहते हैं, जो कि हर तरह से आपके अपने लिए नुकसानदेह है, आपकी अच्छी जिंदगी के लिए नुकसानदेह। जब तक आप अच्छा नहीं सोचेंगे, जब तक आप दूसरों के लिए अच्छा नहीं करेंगे, तो शायद नेकियां आप तक आने में भी उसी तरह घूमती फिरती रहेंगी, आप तक अच्छाई आने में भी उसी तरह घूमती फिरती रहेगी जिस तरह आप बातों को घुमाते रहेंगे। तो बेहतर यही है, जैसे शुएब ने कहा अभी, कि आपको अपने लोगों का साथ देना चाहिए। ये बैशिंग, ये नाराजगियाँ, ये शिकायतें, शिकवे, गिले, इन सब के लिए एक उम्र पड़ी है। जब हालात अच्छे होते हैं तो ये सब हो सकता है, लेकिन जब आपके दोस्त, बहन भाई, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, आपके शहर के लोग अगर मुश्किल में हैं, अगर आप उस वक्त काम नहीं आते, तो शायद आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप कैसे इंसान हैं। क्योंकि इंसानियत के लिए जो तालीमात हैं वो बहुत अफजल है, उसका रुतबा बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे जो सोच है वो बहुत मुख्तलिफ है। तो इस पर ज़रूर आप सोचें। बिल्कुल, एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा जब हम मिलकर इस आफत का मुकाबला करेंगे। ज़ाहिर है क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत से और मुल्कों में भी इस वक्त मानसून की तबाही मौजूद है। चलें, जब बात हम मानसून की कर रहे हैं तो इसमें इस्लामाबाद में कल भी बारिश जिस तरह हुई, और फॉर दैट मैटर बाकी शहरों में भी, और आज भी कुछ एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि बारिश होगी। और तकरीबन 1-2 बजे के बाद कह रहे हैं कि हैवी स्पेल इस्लामाबाद में भी है। और कराची से मुतालिक कहा गया कि जुलाई में इतनी बारिशें नहीं हुई, तो वहाँ रिकॉर्ड बारिशें जुलाई में हुई हैं। तो लेट्स सी कि अब आने वाले दिनों में जो बारिशें हैं उसके लिए हम कितना तैयार हैं और हम किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। चूँकि सिंध हो, बलूचिस्तान हो, वहाँ पर आज भी कहा जा रहा है कि मूसलाधार बारिश हो सकती है। और लसबेला में जनाब कल 185 मिलीमीटर बारिश हुई है। नॉन स्टॉप रेन जहाँ जहाँ पर हो रही है वहाँ पर मसला, कल भी
डीजी मेट साहब ने कहा था कि 100 मिलीमीटर बारिश अगर 1 घंटे में हो जाए दैट मींस क्लाउड बर्स्ट एक्टिविटी। तो हमें बस दुआ भी करनी चाहिए कि चीज़ें बेहतर रहें। चलेंगे तो बात की है मौसम की, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ज़रा कोविड आपसे शेयर करनी है, चूँकि कोविड फिर एट राइज है। बिल्कुल, कोविड के केसेस हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। 582 केसेस 24 घंटों में सामने आ चुके हैं। पूरी दुनिया में ज़ाहिर है कोविड की एक दोबारा से वेव आ रही है। हम जितने भी SOPs के हिदायत दें अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, लेकिन उसके बावजूद ये जो केसेस में इजाफा है ये बड़ा अलार्मिंग है। हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते, हम उन पॉलिसीज़ की तरफ नहीं जा सकते जो इनिशियली हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एंड से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और जिस तरह हम बार बार कहते हैं बूस्टर डोज की जो हम बात करते हैं, तो कल शुएब में एक रिसर्च पढ़ रही थी, वो ये थी कि जब आप एक बार आपको वैक्सीन लग चुकी है जो रिक्वायर्ड डोज थी, उसके बाद जब आप बूस्टर डोज लगवाते हैं उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो 20 तरह के कोविड के जो वेरिएंट्स हैं उनको डील करने की सलाहियत रखता है। तो दैट मीन्स कि आपने अगर एक दफ़ा बूस्टर डोज लगवा ली तो आपने 20 तरह के वेरिएंट से फाइट करने की एबिलिटी अपने अंदर पैदा कर ली। तो बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं, बूस्टर डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कुछ लोगों में जो आफ्टर कोविड जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में नई नई रिसर्चेज आ रही है, लेकिन जो ऑर्गन्स डैमेज होते हैं लोगों के वो बहुत नुकसानदेह होता है। जब आपको कोविड ठीक हो जाता है, आप समझते हैं कि अब हम बिल्कुल ठीक है, खुदा न खास्ता किसी का लिवर रिस्पॉन्ड करना छोड़ जाता है, किसी की किडनीज ठीक से काम करना छोड़ जाती हैं, किसी को और कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो सबसे बुरा इसका साइड इफेक्ट है दैट इज़ ब्रेन फॉग, जिसमें आपको चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती, जिसमें आप रिकॉल नहीं कर पाते चीज़ों को। और ये जो सिम्टम्स हैं इनको ओवरकम करने में सालों लग सकते हैं। सालों का मतलब ये है कि ज़ाहिर आपकी जिस फिजिकल कंडीशन से आप गुजरते हैं वो अलहदा, आपकी जो जहनी परेशानी है वो अलहदा, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो अलहदा है। ज़ाहिर उसकी वजह से आपकी डेली रूटीन जो है डिस्टर्ब होती है। लॉन्ग टर्म जो सिम्टम्स हैं पोस्ट कोविड के, हम इसकी बात करें, बड़ा अच्छा आपने ब्रेन फॉग का भी जिक्र किया, क्योंकि बहुत से लोग, भले सबके साथ ना सही, बट बहुत से लोगों के साथ ये हुआ भी है। और इसमें ज़रा हमें अपनी डाइट का ख्याल भी रखना है, हमें अपनी इम्यूनिटी को बेहतर भी करना है, हमें लाइफ स्टाइल को बेहतर करना है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे दोस्त यार हैं, थोड़ा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बढ़ जाती है कि हमें उस वक्त उन लोगों का ज़्यादा ख्याल रखना है जो कि पोस्ट कोविड सिम्टम से मुतासर हैं। एनीवेज जी, ये तो कोविड की बात की, और हम इसलिए भी कोविड की बात ज़्यादा करें बिकॉज आगे चलकर इंशाल्लाह हम बात करेंगे जो अपना ख्याल रखना होता है कितना अहम होता है। जब बात हम नेशनल हेल्थ की करते हैं तो उसके लिए आपके इंडिविजुअल हेल्थ का फोकस कितना अहम है, इस पर आगे चलकर बात। लेकिन अभी जो दीगर खबरें वो शामिल करते हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन की बात भी कर लेते हैं, बैरूनी और अंदरूनी जो ख़तरात हैं उसकी बात करते हैं। कल एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ेर सदारत पाक फौजी कोर कमांडर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और मुल्क की जो अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सिचुएशन है इसका जायज़ा लिया गया है। और इसमें जो कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन है इस वक्त उनकी तारीफ़ की गई है, ज़ाहिर उस पर उसका ओवरव्यू लिया जाता है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवान इन सब को कहा कि जो अजीम कुर्बानियाँ हैं पाक फ़ौज की, उन सबको खराज तहसीन हम पेश करते हैं और उन सबको सराहते हैं, जो कि उनकी वजह से चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। बिल्कुल, ये कुर्बानियाँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी हम पहले सेगमेंट में जब मौसम की बात हो रही थी शुरू में, तो हम कह रहे थे कि भाई इंतजामिया मुतहरिक है, ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमारी फोर्सेस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ से पानी की निकासी करनी हो, जहाँ पे लोगों को बचाना होता है, वहाँ पर हमारी पाक फौज, हमारे जो दीगर इदारे हैं और इसके अलावा जो हमारी दीगर फोर्सेज हैं वो भी साथ मिल के शाना बशाना शहरियों की मदद में पेश होते हैं। तो ये सिर्फ हमारी फोर्सेस का फ़र्ज़ नहीं है, वो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, उसके साथ साथ मुल्क के अंदरूनी जो मामलात होते हैं जिसमें हम मुश्किल में फंस जाते हैं, कहीं पे सैलाब आता है, जलजला आता है, वहाँ पर भी हमारी फोर्सेस का जो रोल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा फोर्सेस हमें बहुत सी आफात से बचाती हैं, तो हमें उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए, उनके अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये जो गुज़श्ता सूरत हाल अभी गुजरी है, इसमें जो रोल है वो स्पेशली लायक तहसीन है, क्योंकि हम लोग वो एरियाज़ जहाँ पे इंतज़ामिया को मुश्किल होती है, जहाँ पे हम आम लोग ट्रेंड नहीं होते जाने के लिए, ऐसी जगह जो दुश्वार गुजार होती हैं, जहाँ पर गाड़ियों की एक्सेस नहीं होती, वहाँ पर किस तरह से लोगों को इवैक्यूएट करना है, वहाँ पे लोगों को किस तरह रेस्क्यू करना है, उनको महफूज मकाम पर कैसे मुंतकिल करना है, यहाँ पर हमारी फोर्सेस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक गुड न्यूज़ अगर हम व्यूअर्स के साथ शेयर नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। हमारी एक्सपोर्ट्स के हवाले से बड़ी अच्छी खबर है, हमारे पास बरामदात में 40% अभी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और अगर इदारा बराए शुमार
जारियात के आदाद शुमार देखें तो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 2021-22 के दौरान रुपए की मद में मुल्की बरामदात में 40.1% का इजाफा देखा गया है। साल 2020-21 के दौरान बरामदात का हजम जो था वो 4041 अरब रुपए था, जो कि अब बढ़कर 5663 अरब हो गया है। एक साल के दौरान बरामदात में तकरीबन मजमूई तौर पर 40.1% ये इजाफा बनता है शुएब। और पाकिस्तान ने एक साल के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फराहम करके 73 करोड़ 77 लाख 20 हजार अमरीकी डॉलर्स कमाए हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक माली साल 2020-21 की बात करें तो इस दौरान 49 करोड़ 90 लाख 20 हजार डॉलर्स कमाए गए थे, जिनमें एक साल के दौरान 47.83% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आप एंकर से पहले इकोनॉमिस्ट तो नहीं थी? नहीं, बस मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें याद कर ली अपने व्यूअर्स को बताने के लिए। ज़बरदस्त। नहीं, ये बहुत अच्छी खबर थी विद स्टैट्स ऑफ कोर्स कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन एक्सपोर्ट्स। लेकिन एक और मामला भी है हेल्थ का, हम उस पर भी बात ज़रूर करेंगे कि जहाँ पर भी हमारी कोशिश ये है कि हम बेहतर परफॉर्म करें। आजकल आप सब जानते हैं कि मानसून की वजह से और वैसे भी इस मौसम के एतबार से कहा जाता है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होती हैं। तो ऐसे में अगर हम हैज़ा की बात करें और इसके कंट्रोल की बात करें, इसके फैलाव को रोकने की बात करें, स्लो डाउन करने की बात करें, तो जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसका जिक्र करेंगे। और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, और जिस तरह वहाँ पे पसमानदगी है, जिस तरह वहाँ पे इश्यूज़ हैं हेल्थ सिस्टम से मुताल्लिक, अगर हम उसको देखें तो वहाँ पर WHO की तरफ से एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है। और वो पहली मरतबा है कि इंसदादे हैज़ा मुहिम का आगाज़ किया गया है और जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है ताकि बच्चे मुतासर ना हो, और उनको इंसदादे हैज़ा वैक्सीन के जो ड्रॉप्स हैं वो पिलाए गए हैं ताकि इस मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया जा सके। इट्स ब्यूटीफुल कि स्टार्टिंग फ्रॉम बलूचिस्तान के जहाँ पर हम देखते हैं किसी न किसी लेवल पर निगलेक्ट हुआ, लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कि फोकस में होता है, प्रायोरिटी पर होता है कि नहीं सबसे पहले वहाँ पर, बिकॉज ज़रूरत सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती है। और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि WHO की तरफ से 1 करोड़ 27 लाख रुपए की वैक्सीन, अद्वियात और जो दीगर सामान रिक्वायर्ड होते हैं वो फराहम किया गया है सूबे को, यानी महकमा सेहत बलूचिस्तान को। और इंसदादे हैज़ा मुहिम में तकरीबन 2000 जो टीम्स हैं वो हिस्सा ले रही हैं, जबकि अच्छा, सारी डिटेल्स आपने बता दी हैं। अगर हम एक रिपोर्ट दिखा दें अपने व्यूअर्स को तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और डिटेल्स आपको पता चलेंगी। मुलाहिजा कीजिए। कॉलेरा मुहिम पहली मरतबा बलूचिस्तान में शुरू कर दी गई है। 5 रोजा मुहिम के दौरान हैजे से सबसे ज्यादा मुतासिर योब किला, सैफुल्ला किला, अब्दुल्ला, कोयटा, मस्तूंग, बारखान, गवादर, लोरालाई, केच और डेरा बुगटी में हैजे से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। We are introducing oral cholera vaccine. Now it is first time in the history of Pakistan that oral cholera vaccine is introduced and on priority basis started in Balochistan. अंदाजा है कि बलूचिस्तान में कॉलरा से मुतासरा मरीजों की तादाद 19,000 के लगभग है। 1 करोड़ 27 लाख रुपए की वैक्सीन और अद्वियात के साथ बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भी WHO की तरफ से दिया गया। और ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये सारी चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ शेब जिसको अगर हम याद ना करें आज के दिन तो हम अपनी पुरानी मेमोरीज में से कुछ मिस कर रहे होंगे। एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सुनते थे, इमरान सीरीज़, बहुत से लोग पढ़ते भी होंगे, बड़ी मशहूर वो सीरीज थी, लेकिन आपको पता है ये लिखी किसने थी? और देखिए मैंने तो सारी पढ़ी आज उनके हवाले से क्या इंपॉर्टेंट डे है? पढ़ी मैंने सारी है, पूरी पूरी रात जाग के पढ़ी है, बहुत डांट भी खाई और बहुत मार भी पड़ी है घर वालों से उस वक्त, लेकिन मैं फिर भी बाज नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है आप उन बच्चों में से थे जो अपनी बुक के अंदर इमरान सीरीज रख के पढ़ रहे होते हैं। अब ये बहुत है बुक बंद के देखिए सारी चालाकियां तो पता होती है। इसका मतलब सारे बच्चे यही करते थे। नहीं सारे देखिए मैं बहुत कम पढ़ती थी, जाहिर है जब आपकी जो कोर्स बुक्स है वो पढ़ने के अलावा जो टाइम बचता है ना उसमें पढ़े। आपने शेब की तरह बिल्कुल भी मार खाने वाले काम नहीं करने कि आप किताबों के अंदर रिसाले और नॉवल रख के पढ़े और उसके बाद पता लगे आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे। ग्रेड्स अच्छे आए थे। आई स्टिल रिमेंबर सलमा कि 1 रुपये या 2 रुपये पर डे के हिसाब से वो रेंट होता था उस बुक का। हम लेकर आते थे वहाँ से और पढ़ी एक दिन में 2 दिन में, ये बस रातों रात एक बुक ख़त्म की गए और फिर दूसरा नावल ले और इस तरह पढ़ते पढ़ते सारी पढ़ ली थी और ख्वाब में भी ना वही चल रहा होता था। इतना ज़्यादा मैं उसमें एब्जॉर्ब हो गया था। लेकिन आपको पता है सारे बच्चे आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं होते कि वो इमरान सीरीज़ भी पढ़ ले, साथ अच्छे नंबर भी ले लें, ऐसे नहीं होता ना। तो आपने दूसरों को ये एडवाइस करना है कि वो इमरान सीरीज़ पढ़ें, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम में आपने अपनी जो बाकी किताबें हैं ना आपकी स्कूल जाने वाली वो भी आपने ज़रूर पढ़नी है। नहीं ठीक है पढ़नी है, पर इतना भी ना पढ़े ना कि सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही लगे। मैं बच्चों को ज़रा ख़राब करने की तरफ हूँ ना।
ठीक है। आप खराब करेंगे, सारे पेरेंट्स पीटीवी पहुंच जाएंगे, भाई क्या चल रहा है हमारे बच्चों को, क्या सिखा रहे हैं आप लोग? नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन अब तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो एक ट्रेडिशनल तालीम है ना, इसकी इंपॉर्टेंस वाकई अब कम होती चली जा रही है। हाँ, ये कोर्स बुक्स की इंपॉर्टेंस कम होती चली जा रही है। हाँ, लेकिन माशरती इक़दार, तरबियत, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। होम स्कूलिंग हो, होम ट्यूशन हो, घर से जो तरबियत है उस पर फोकस ज़्यादा, चूँकि हम देख रहे हैं कि अब अगर उसने साइंस भी बच्चे ने पढ़ी है या कोई और सब्जेक्ट भी उसने पढ़ा है तो बाद में, यानी जब बड़ा वो हो रहा है तो वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में नाम कमा रहा है। वैसे भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का दौर है, नई नई फील्ड्स आ रही हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं जिससे आप इक्विप्ड होकर आप कमाते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि ना पढ़ें, लेकिन आप ये ज़रूर समझें कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा, किसी सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका इमरान सीरीज़ में ही इंटरेस्ट है, तो कोई मसला नहीं है, मे भी बड़ा होकर इब्ने सफ़ी बन जाए। और आपको पता है कि ये जो किताब पढ़ने का कल्चर है, ये जो कम हो रहा है, इसके पीछे शायद हमारी अपनी कहीं पे कोताही है। हमने ये जो मोबाइल पे रिलाय करना शुरू कर दिया, टैबलेट्स पे रिलाय करना शुरू कर दिया। आई नो अ पर्सन जो अपने बच्चों में सिर्फ किताब पढ़ने की हैबिट डेवलप करने के लिए क्या करते हैं कि उनको एक बुक तोहफे में देते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई वीकेंड तक ये खत्म करनी है, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें क्या था, और वो बच्चा रिव्यू देता है। तो उससे क्या होता है कि आपके बच्चों की किताबों के साथ जो दोस्ती है वो बनी रहती है, दुश्मन नहीं हो जाते बच्चे किताबों। एक बात और, अगर ये हरकत मैं बेटे के साथ करूँ ना कि किताब पढ़ के तो कहेगा आगे से ना 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 पू मैं नहीं कर रहा, उसने सिंपल मेरे साथ यही करना है सलमान। मैंने कहना मैं किधर जाऊँ। नहीं कोई बात नहीं, जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत छोटा बच्चा है, अगर बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाएगा, हाँ, वो छोटा ही हरकतें कर रहा है। नहीं, वो उसको भी थोड़ा सा वक्त चाहिए हालात को समझने के लिए। लाइक जब वो 4th 5th क्लास तक पढ़ लेगा, उसके बाद उसको किताबें पढ़नी आ जाएंगी, उसको समझ आनी शुरू हो जाएगी, फिर आप उसको बुक गिफ्ट करेंगे और उसके बाद आप एक हफ्ते बाद रिव्यू लेंगे, आप देखेंगे बच्चे की कैसे दोस्ती हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, चलें, चूंकि हमने इतनी गुफ्तगू की इमरान सीरीज पर, उनके राइटर की हम बात करें इब्ने सफ़ी, आज उनका यौम पैदाइश भी है और यौम वफात भी है, तो इस हवाले से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उर्दू जबान में जासूसी अदब के बानी इब्ने सफ़ी का असल नाम इसरार अहमद था। वो 26 जुलाई 1928 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इब्ने सफ़ी के मामू नुह नारवी भी शायर थे। इब्तदा में मामू से मुतासिर होकर उन्होंने इसरार नारवी के नाम से शायरी शुरू की, लेकिन जब नावल निगारी शुरू की तो वालिद की निस्बत से इब्ने सफ़ी का कलमी नाम इख्तियार किया। उन्होंने इब्तदा में तंज़ो मज़ाक और मुख्तसर कहानियाँ लिखी। 1948 में पहली कहानी फरार शाया हुई। 1951 में उन्होंने जासूसी दुनिया के नाम से रिसाला जारी किया, जिसमें इब्ने सफ़ी के कलमी नाम से इंस्पेक्टर फरीदी और सार्जेंट हमीद के किरदारों पर मुश्तमिल सिलसिले का आगाज हुआ, जिसका पहला नावल दलेर मुजरिम मार्च 1952 में शाया हुआ। उनके मकबूल जासूसी नावल्स में खौफनाक जंगल, औरत फरोश का कातिल और तिजोरी का राज शामिल है। 1957 में इब्ने सफ़ी ने अपने जाती पब्लिशर के तहत जासूसी दुनिया का पहला नावल ठंडी आग शाया किया। इसी दौरान उन्होंने एक नए किरदार इमरान की बुनियाद डाली और नावल लिखना शुरू किया। इस सीरीज का नाम इमरान सीरीज रखा। इमरान सीरीज का पहला नावल खौफनाक इमारत था। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन को उनके नावल बहुत पसंद थे। वो अपने जानने वालों से इब्ने सफ़ी के नए नावल्स के बारे में पूछा करते थे। इब्ने सफ़ी ने मजमूई तौर पर 245 नावल लिखे। उनके बाद इमरान सीरीज के नाम से कई दीगर मुसन्निफीन ने भी नावल लिखे और शोहरत कमाई, लेकिन कोई भी उनके मर्तबे तक नहीं पहुंच सका। नई नस्ल को जब मालूम होता है कि इमरान सीरीज के असल खालिक इब्ने सफ़ी हैं, तो वो उनके नावल्स पर मुंतकिल हो जाती है। इब्ने सफ़ी कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे, जिसके बायस वो 26 जुलाई 1980 को कराची में इंतकाल कर गए। इब्ने सफ़ी की पैदाइश और वफ़ात से मुतालिक उनकी जो खिदमात हैं अदब से मुतालिक, उनके बारे में आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की। एक और बात जिसका जिक्र यहाँ पे करना ज़रूरी है वो है हमारे वो बहन भाई जो कश्मीर में बसते हैं और स्पेशली जो भारत में भी बसते हैं, उन पर जो जुल्म होते हैं, जिस तरह से उनको उन पर ज़िंदगी तंग कर दी जाती है, उस पर बारे में बात ज़रूर करनी होगी हमें कि भारत में बसने वाली अक़लियतों और ख़ास तौर पर मुसलमानों को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने और आज़ादी से जीने का हक़ भी इस वक्त छीना जा रहा है। भारतीय फ़ौज के एहलकार मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हर घर पर भारतीय तिरंगा लहराने के लिए कश्मीरियों को मजबूर करते हैं और भारतीय हुकूमत ने मकबूजा रियासत
हर घर तिरंगा के नाम से एक मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत कश्मीरियों को घरों में भारतीय परचम लहराने पर मजबूर किया जाता है और ऐसा ना करने पर उन्हें संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। भारतीय कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और कम्युनिस्ट पार्टी के सरकर्दा रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी समेत मुमताज सियासतदानों ने कहा है कि हुब्बुल वतनी का जज्बा फितरी तौर पर पैदा होता है, ये किसी पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में लाजमी तौर पर तिरंगा खरीदने का जो सर्कुलर जारी किया था, उसकी शदीद मुखालफत की वजह से अब इसे वापस लेने का फैसला भी कर लिया गया। एग्जैक्टली, और ये सब कुछ जो मामला जो इंडिया में हो रहे हैं और इंडिया जिस तरह से मकबूजा वादी में कर, ये एग्जैक्टली डिपिक्ट करता है कि भारतीय सोच क्या है। ये डिपिक्ट करता है कि वो हकीकत से दूर हैं। ये डिपिक्ट करता है कि वो जो पॉलिसी जिस पर वो गामजन है वो अमन की पॉलिसी ना कभी थी और ना कभी हो सकती है, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। एनीवेज, बढ़ते आगे, एक और शख्सियत है, उनको याद करते हैं। मारूफ शायर, माहिर तालीम, अदबी शख्सियत प्रोफेसर इनायत अली खान साहब की बात कर रहा हूँ, जिनको हमसे बिछड़े आज 2 बरस बीत गए हैं। उनकी अदबी ज़िंदगी का अहाता इस रिपोर्ट में किया है, आइए मिलकर देखते हैं। के परवानों, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं, तुम जान पे अपनी खेल गए और हमसे हुई ताखीर। प्रोफेसर इनायत अली खान ने 1935 में भारत की रियासत टोंक के एक इल्मी और अदबी घराने में आँख खोली। उनके वालिद हिदायत अली खान भी अपने अहद के कादिरुल कलाम शायर थे। क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 में वो अपने अहल खाना के हमरा पाकिस्तान मुंतकिल हुए और हैदराबाद सिंध में सुकूनत इख्तियार की और हैदराबाद ही से अपनी तालीम मुकम्मल की। उनका शुमार हैदराबाद की मारूफ अदबी शख्सियात में होता था। बतौर शायर, अदीब, मुदर्रिस, माहिर तालीम, समाजी कारकुन, उनकी ज़ात का हर हवाला और उनका कलाम उर्दू ज़बान की शायरी में मुस्तनद जाना जाता है। शगुफ्ता मिजाजी और मिलनसारी उनकी शख्सियत का खासा थी। प्रोफेसर इनायत अली खान ने कभी भी सतही मौज़ूआत को अपनी शायरी का मौजू नहीं बनाया। उन्होंने संजीदा शायरी भी की, लेकिन उनका असल मैदान तंज़ व मिज़ाह की शायरी करार पाया, जिसने उन्हें शोहरत दवाम बख्शी। उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में तसनीफ़ की, जो दरसी कुतुब का हिस्सा भी बनी। अपनी आलिमाना तर्ज शायरी में जब वो मिज़ाह के रंग बिखेरते तो महफिल ज़ाफ़रां ज़ार बन जाती और उनकी मौजूदगी मुशायरे में कामयाबी की ज़मानत समझी जाती। उनकी शायरी के 5 मजमुआत भी शाया हुए। प्रोफेसर इनायत अली खान एक मुतहरिक ज़िंदगी गुजारने के बाद 26 जुलाई 2020 को जहान फ़ानी से रुखसत हुए। जहान अदब में शानदार काम के बायस प्रोफेसर इनायत अली खान को तादेर याद रखा जाएगा। रिपोर्ट आपने देखी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपकी मुलाकात कराएंगे उस शख्सियत से जिसने मालदीव्स में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिक्र किया था हमने कि मालदीव्स में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों का जिक्र करेंगे। यूं तो एक नहीं कई ऐसे एथलीट्स हैं जो कि गए थे 54th एशियन चैंपियनशिप में, क्योंकि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह 8 पोजीशंस मिली हैं इस कंपटीशन में और मुख्तलिफ ममालिक के हरीफ, लेकिन ज़्यादा खुशी तब होती है जब रवायती हरीफ को हराया जाए। दैट मीन्स भारत, तो भारतीय हरीफ को हराया, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मैं बात कर रहा हूँ जनाब शहजाद अहमद कुरैशी साहब की और उनके साथ साथ बहुत से और एथलीट्स जिन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मेडल्स अपने नाम किए, जीत, और अभी उसका जश्न जारी है। उनका आना, उनको वेलकम करना, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि उनको जिस तरह से वेलकम किया गया है, जिस नारे लगाए गए, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया, ना सिर्फ शायकीन का बल्कि फेडरेशन की तरफ से भी ये बड़ा खुशाइंद है। और इस इवेंट से मुताल्लिक, उसकी तैयारी से मुताल्लिक, जश्न से मुताल्लिक, रिवायती हरीफ को हराने से मुताल्लिक तमाम जो मोमेंट्स हैं इस पर आज हम बात करेंगे। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर शहजाद अहमद कुरैशी साहब ने। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुबारकबाद। यूं तो ज़ाहिर है हर तरफ से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तो कंटिन्यू रहेगा ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल। और ये ट्रॉफी है जो आपको मिली है, और ये मेडल है जो आपने इस वक्त वेयर किया हुआ है? जी, ये गोल्ड मेडल है और ये नंबर 1 ट्रॉफी है। जबरदस्त जबरदस्त। शहजाद, कैसा लग रहा है आपको वापस आने पे? जो इस्तकबाल हुआ है, जिस तरह से आपको वेलकम किया गया है, क्या जज्बात है इस वक्त आपके? मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ना मेरे मतलब पाकिस्तान आके इतना बड़ा वेलकम, क्योंकि ऐसे तो पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान की टीम को, क्रिकेट टीम को इस्तकबाल होता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त यहाँ पे प्रोटोकॉल भी मिला हमें एयरपोर्ट के ऊपर, और बहुत ज़्यादा इस्तकबाल भी हुआ। बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को कि यार पाकिस्तान आके इतना हमें इतना बड़ा एजाज़। पहली बात तो वहाँ बहुत बड़ी खुशी मिली, फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद जो खुशी मिली है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। जबरदस्त जबरदस्त। शहजाद, ये जहाँ जिस मकाम पे आप पहुंचे, जाहिर है उसके पीछे आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है। कितने अरसे तक आपने तैयारी की, और यहाँ तक पहुंचने के पीछे जो आपकी स्ट्रगल थी, मैं चाहती हूँ वो आप नाज़रीन के साथ आज शेयर करें। देखिए, स्ट्रगल तो मेरी बहुत लंबी है, यानी कि वो तो मैं बताऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, मगर ये कि इस कॉन्टेस्ट में हमारे पास बहुत वक्त है, आप डिटेल से बताएं। आज मेरी जो मतलब जो मेरी शुरुआत जो है ना 2008 से शुरू करी हुई है मैंने बॉडी बिल्डिंग। उसमें मेरे काफ़ी सारे मेडल्स पाकिस्तान के अंदर मैंने काफ़ी खेला है। पाकिस्तान के सारे मेडल्स मेरे पास हैं। नेशनल चैंपियन में रह चुका हूँ, मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध, पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट और आयरन मैन चैंपियन। उसके बाद में पिछले साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया था, उसमें सिल्वर मेडल हुआ था। और ये अभी इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ये अपनी 2022 के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हुआ, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है। और इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। सबसे मेहनत जो है वो डाइट की है, जो मैं इतने अरसे से मतलब अपने आप को कंटिन्यू रख के बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में इसको लेके चल रहा हूँ अपने साथ में। ना डाइट को भी लेके चलना है, ट्रेनिंग भी चलनी है, मतलब हर चीज़ है, फैमिली भी है, सब कुछ है। और ये कहा जाता है, और ये तासुर भी है कि जो बॉडी बिल्डिंग है ये इसमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन इट कम्स टू योर डाइट, ज़रा प्रोटीन डाइट, आपकी ट्रेनिंग्स, आपकी रूटीन, तो ये टाइम टेकिंग के साथ साथ अपने आप पर जबर करने के साथ साथ इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, बहुत पैसा लगता है। कितना दुरुस्त तासुर है ये? ये तो 100% दुरुस्त है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है और रिटर्न कुछ नहीं है। रिटर्न कुछ नहीं है। रिटर्न आपने कहा कि कुछ भी नहीं है, तो शहजाद ये भी शेयर करें कि जो प्रोटीन इनटेक आपका होता है वो नेचुरल सोर्सेज से होता है, या उसमें जो आर्टिफिशियल प्रोटीन शेक्स वगैरह होते हैं आप लोग वो लेते हैं? और मैंने सुना कि मसल बिल्डिंग के लिए कुछ इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। नहीं, ये असल में मेहनत जो है सारी डाइट की होती है। असल में देखें, शॉर्ट टर्म में नहीं ट्रेनिंग है ना, मैंने आपसे बताया 4 मंथ ट्रेनिंग की है, 4 मंथ डाइट की है, तो ये बहुत लंबी स्ट्रगल है ये, क्योंकि ये 4 मंथ आपको पता है कितना लंबा रास्ता है। इसमें डाइट पे रहना, मुसलसल डाइट करना, तो इसमें बहुत सारी मेहनत है। प्रोटीन भी इसमें असल में इंटेक हम लोग ना डाइट के जरिए ही लेते हैं। तो जो प्रोटीन का इंटेक है उसमें भी हमारा जो प्रोटीन है उसको हमने मतलब मिकदार में ज़्यादा लेना होता है। इनमें चिकन है हमारे साथ, जैसे चिकन प्रोटीन होता है, चिकन में ज़्यादा प्रोटीन है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें मैनेज करनी पड़ती हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और फैट्स भी लेने पड़ते हैं। फिर आखिर में आके हमें फैट्स बंद करने पड़ते हैं।
तो वो जो बॉडी का रिजल्ट होता है, जो हमने एक्स्ट्रा प्रोटीन लिया हुआ होता है ना, वो फिर जब हम फैट्स बर्न करते हैं तो वो हमारे मसल डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, डिफरेंट कैटेगरीज थी चूँकि, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपका 80+ कैटेगरी में कंपटीशन था। तो ये एक तो 80+ कैटेगरी, ज़ाहिर है इसमें फिर आपको अपना एक वेट, जिस तरह आपने कहा आप डाइट भी करते हैं, आपको ज़ाहिर है एक उसमें रहना है एक वेट कैटेगरी में, प्लस इंडिया उसके साथ साथ और भी ममालिक जिनके हरीफ थे, जिनसे आपके मुकाबले थे मुख्तलिफ लेवल्स पर, तब आप ये जीत पाए। तो थोड़ा सा इस जर्नी से मुतालिक बताएं कि कब, किस हरीफ से मुकाबला, कहाँ पर लगा कि यार नहीं ये हरीफ ज़्यादा तगड़ा है, ज़रा और टेक्निक को लगाते हैं? नहीं, ये जो कॉन्टेस्ट था, मैं जब नीचे हम लोग वार्म अप कर रहे होते हैं ना, जब हमारी क्लास जाने से पहले, तो सारे हरीफ, मतलब जो हमारा कोच है ना, वो देख के बता रहा था यार वो बहुत हेवी है, यार वो जो ना थाईलैंड का है लड़का, वो बहुत ज़्यादा हेवी है, वो बहुत ज़बरदस्त तैयारी पे आया हुआ है। मैंने बोला नहीं यार, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक, देखें स्टेज पे पता चलेगा। मैंने अपने कोच, जो हमारे साथ हमारा जो कोच गया हुआ था ना, मैंने उसको बोला देखें अभी स्टेज पे पता चलेगा, अभी ये सब बड़े बड़े नजर आएंगे, जब हम स्टेज पे आएंगे ना फिर हम देखेंगे। अभी हम किसी से ये नहीं बोलेंगे ये अच्छा है वो अच्छा है। अभी आप मुझे मतलब उसमें कंफ्यूज नहीं करो, मुझे अभी मेरा माइंड सेट है, मैं जाके स्टेज पे परफॉर्म करूँगा, फिर उसके बाद आप लोग बताना। मैं फिर मेरी स्टेज, मेरा नंबर आया, फिर मैं स्टेज पे गया परफॉर्म करने के लिए। फिर जब मैंने परफॉर्म किया तो वो जब मैं नीचे आया हूँ ना दोबारा, तो मेरे सारे जितने भी हमारे साथ जो थे पाकिस्तानी, हम बहुत कम गए हुए थे, ओनली मतलब 6 प्लेयर थे हमारे, एथलीट जो थे वो 6 थे, और जो ऑफिशियल थे हमारे साथ वो भी 6 थे, तो हम टोटल 12 लोग थे। तो जब मैं नीचे आया तो उन्होंने मुझे वैसी मुबारकबाद दे दी, उन्होंने वन साइड आप जीत गए हो। जब मैं नीचे आया वन साइड, उन्होंने बोला आप जीत गए हो। तो फिर जब सेकंड राउंड के अंदर मैं गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने, सबके सामने रिजल्ट है। जबरदस्त, वेरी नाइस। शहजाद, अभी इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने से पहले आपने नेशनल लेवल पे भी बहुत से कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि अभी तक ओवरऑल आप कितने कंपटीशंस में हिस्सा ले चुके हैं, और आगे आपके इरादे क्या हैं, क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? मैंने काफ़ी सारे, पाकिस्तान में तो मैंने बहुत सारे कॉन्टेस्ट खेले। सबसे पहले मैंने मिस्टर झांसी जीता 2015 के अंदर, 2016 के अंदर मैंने मिस्टर सिंह जीता, फिर उसके बाद मैं नेशनल गेम्स की तरफ आ गया। मैंने नेशनल गेम्स 2018 के अंदर मैं गोल्ड मेडल हुआ पाकिस्तान में, मिस्टर पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में। फिर 2019 के अंदर मैंने पाकिस्तान में गोल्ड हुआ, उसमें आयरन मैन कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। फिर उसके बाद नेशनल गेम्स हुए थे, वो भी 2019 के अंदर हुए, उसमें भी मैं ओवरऑल मतलब नेशनल चैम्पियन हुआ। फिर उसके बाद 2020 में कोरोना आ गया था आप लोग के सामने। फिर 2021 के अंदर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुआ पाकिस्तान के अंदर, ओवरऑल चैंपियन था। बस कुछ वजह की वजह से, जैसे पाकिस्तान में आपको पता है यहाँ पे सियासत होती है, तो उसकी सियासत की नज़र में हो गया था। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ने के बाद मैं फिर इंटरनेशनल इवेंट की तरफ आ गया। फिर मैं अपना वहाँ पे ताशकंद में 2021 के अंदर कॉन्टेस्ट हुआ था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, तो वहाँ की मैंने तैयारी करी। फिर मैं वहाँ खेलने गया तो वहाँ मैं सिल्वर मेडल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने वहाँ भी बहुत बड़ी इज्जत से नवाजा था। सही। शहजाद, आपने बताया कि ये महंगा शौक है, जिस तरह से प्रोटीन्स वगैरह लेने होते हैं, ज़ाहिर है हर बंदे की डाइट इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो लोग जिनकी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, जिनके बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, अगर वो बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम बनाना चाहते हैं, वो आगे आना चाहते हैं, वो क्या करें? क्या उनके लिए कोई सपोर्ट किसी लेवल पे मौजूद है, कोई इदारा ऐसा है जो उनको इनकरेज करे आगे बढ़ने में? देखिए, यहाँ पे कोई इदारा ऐसा नहीं है, बस ये कि हमें भी सपोर्ट मिली है एक इदारे से, जो कि हम 2 दफ़ा जा रहे हैं, जो बाहर हमारी टीम जा रही है, वो हमें एक इदारे ने हम सपोर्ट करी है। इस सपोर्ट के बिना पे ये टीम जा रही है। तकरीबन पिछले साल भी 12-13 तकरीबन 12-14 प्लेयर्स गए थे हमारे साथ, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गए थे। टॉप सिटी के ओनर हैं अपना, टॉप सिटी की तरफ से हम लोग गए थे, तो उन्होंने हमें पूरा मतलब सारा हमारा जो वहाँ जाने का टूर था पूरा उन्होंने खर्चा उठाया था। कमर मोइज साहब हैं, टॉप सिटी के ओनर हैं ये, तो इन्होंने सारी हमारी मतलब किट्स वगैरह, जो हमारा वहाँ की फीस है, कॉन्टेस्ट की फीस, और अपना जितना हमारा टिकट्स वगैरह है, सारा उन्होंने किया था। गवर्नमेंट सेटअप है, कोई खर्च हमारे को सपोर्ट नहीं करी गई थी। देखिए, हम एज अ पाकिस्तान के लिए खेलने जा रहे हैं, हमने फ्लैग पाकिस्तान का लहराना है, मगर पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्पोर्ट बोर्ड, वहाँ से कोई हमें सपोर्ट नहीं मिली।
किसी किस्म की सपोर्ट नहीं थी। ये जो हमारे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, इनकरेज कर रही है खेलों को फरोग देने के लिए। हॉकी के लिए भी हम देखते हैं, फुटबॉल फेडरेशन के लिए भी जितनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एफर्ट्स कर सकती है वो कर सकती है। ज़ाहिर है इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ताकि जो वो लोग जो शौक रखते हैं हॉकी का, फुटबॉल का, बॉडी बिल्डिंग का, उनको भी आगे आना चाहिए। कुछ प्राइवेट क्लब्स जो होते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं या जो जिम्स होते हैं, उनको भी मेरा ख्याल है स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, ताकि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। बतौर शहरी उनका भी कुछ राइट बनता है। जी बिल्कुल, जैसे आप देखें ना, मैं जिम में होता हूँ, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट करी। अब देखें इतनी बड़ी तैयारी करना आसान तो नहीं है ना, उसमें डाइट का बहुत खर्चा है। मेरे बड़े भाई हैं वजीर अहमद कुरैशी हैं, वो मेरे साथ होते हैं, उन्होंने मुझे सारी सपोर्ट करी है। जितनी भी मेरी डाइट है, सारा खर्चा है मेरा, सब उन्होंने किया है। तो ये एक प्लेयर को सपोर्ट, यही सपोर्ट होती है। अब एक बंदे को ही कर सकता है, एक जिम वाला एक बंदे को ही कर सकता है। अब वो 5 बंदों को करेगा तो वो घर क्या करेगा, उसके भी घर बार है, सब कुछ है। तो ऐसे एक कोई भी एक इंटरनेशनल प्लेयर ऐसा बंदे को सपोर्ट करते था जिम वाला, के उसको सपोर्ट मिल जाती है थोड़ी बहुत। अब देखें जैसे ये टॉप सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने हमें सपोर्ट करी है, तो ये मामूली बात नहीं है ना। ये 12 प्लेयर्स को लेके जाना, मालदीव जो हमें टीम लेके गए, उसमें भी एक प्लेयर का तकरीबन 3.5 लाख रुपए खर्चा था। और इसमें पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का रोल तो खासा फिर अच्छा रहा, बेहतर रहा। जी बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट करी ना, उन्होंने ही स्पॉन्सर पकड़ा है। थोड़ा उनकी भी सपोर्ट है ना, सारी सपोर्ट तो उन्हीं की। जैसे सोहेल अनवर साहब है, सारा मतलब किरदार उन्हीं का है, वो टीम को तैयार करना, उनको लेके जाना। लेकिन एक बंदा देखें कितनी मेहनत स्ट्रगल करता है हमारे पीछे। वो बंदे ने टीम को जमा करना है, सिलेक्शन करनी है, उनको लेके जाना है, तो ये आसान काम नहीं है। पहले इस्लामाबाद में सिलेक्शन हुई थी हमारी, फिर उसके बाद लड़के सिलेक्ट हुए, उसमें मैं भी सिलेक्ट हुआ, काफ़ी लड़के सिलेक्ट हुए थे, तो उसमें फिर ये हमारी टीम एक तैयार हुई, फिर हम लोग गए वहाँ। एक बात और भी, आपने इससे पहले जब कहा ना कि इसमें वक्त भी लग रहा है, इसमें आपकी एनर्जी भी लग रही है, आपका ज़रा पैसा भी मैंने कहा इन्वॉल्व है, लेकिन आपने कहा हासिल कुछ नहीं होता। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर सवाल बनता है कि एक ऐसा काम हो रहा हो जिसमें हासिल कुछ ना हो, तो वो फिर इंसान नहीं कर पाता देर तक, वो सस्टेनेबल नहीं होता। तो ये कैसे फिर आप लोग कर पाते हैं? मैं बताता हूँ आपको, जैसे अब मेरा जिम है, मेरे भाई मेरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आगे जा रहा हूँ। अगर मुझे सपोर्ट नहीं होगी तो मैं भी नहीं कर सकूँगा। तो ये सपोर्ट होती है पीछे से। अब देखें वहाँ से सपोर्ट, हमें आने जाने की जो ट्रैवल है हमारी, वो उसका खर्चा वो उठा लेते हैं। तो जो तैयारी है उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, तो वो भाई सपोर्ट कर देते हैं, तो वो तैयारी हो जाती है। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो लेकिन शहजाद, यहाँ मैं I'm sorry to cut, बट ये बहुत अहम है कहना कि ज़ाहिर है ये इस सब में आपकी अगर पर्सनल लेवल पर भी सब कुछ हो, आपने इंडिविजुअल लेवल पर ही सब कुछ किया हो, खुद ही सब कुछ मैनेज किया हो, किसी ने कुछ ना भी किया हो, उसके बाद अगर जब गोल्ड मेडल आप ले लें, पाकिस्तान का नाम जब रोशन कर लें, जो अप्रिसिएशन मिलती है, जो नाम बनता है, और वो ज़ाहिर है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो इतनी बड़ी चीज़ है, वो इतना बड़ा एजाज़ है कि फिर आप सब स्ट्रगल को भूल जाते हैं। फिर ये कहना नहीं बनता कि कुछ नहीं मिलता, फिर बहुत कुछ मिलता है। फिर तो सब कुछ मिल गया ना। एक बात और, आपने ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन ज़रा जो नेशनल लेवल्स पर और जो माजी में आपकी कॉम्पिटिशन्स है उसका जिक्र भी किया, तो मैं जानना चाह रहा हूँ बिकॉज लास्ट टाइम जब आप एशियन चैंपियनशिप में गए थे तो आप दूसरे नंबर पर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन अब उससे पहले नंबर पर आना, तो ख्वाब तब देख लिया था, हकीकत अब मिली है, मेहनत इसीलिए इस दौरान हुई? बिल्कुल, वहाँ से जब मैं आया था तो मैंने सारा ज़हन मतलब फोकस कर लिया था, मैंने खेलना है, मैंने जीतना है। तो मेरी सारी स्ट्रगल उसी के ऊपर थी कि नहीं बस मैंने इंशाल्लाह गोल्ड जीतना है, और ना पीछे पाकिस्तान का तराना मेरे पीछे चल रहा हो, तो मेरे लिए बड़ी तो मैंने ये जहन में बिल्कुल टारगेट था मेरा, क्योंकि मैंने अब देखा ना कि सारे मुल्कों के तो मतलब फ्लैग के पीछे आ रहा है LCD, जो पड़ा पीछे बहुत बड़ा LCD लगी हुई थी, उस पर पाकिस्तान का जब तराना चला, तो मैंने बोला यार सब मुल्कों के चल रहे थे, मेरा पाकिस्तान का भी चलना चाहिए। तो मैंने बस जहन में बना लिया था, बिठा दिया था कि बस मैंने इंशाल्लाह एशिया के लिए जाना है, क्योंकि मुझे वर्ल्ड के बाद हमारे जो बॉस हैं उन्होंने मुझे कह दिया था आपने एशिया खेलना है। तो मैंने वहीं से तैयारी शुरू कर ली थी, और मैंने टारगेट लिया था कि इंशाल्लाह मैंने पाकिस्तान का फ्लैग परचम लहराना है। बस चीज़ें हो गई, दो बातें हो गई, एक परचम लहराना, परचम बुलंद करना, और साथ ही कौमी तराना वहाँ पर यानी मालदीव्स में या किसी और मुल्क में, किसी और सरजमीन पर जहाँ पर रिप्रेजेंट करने गए हों, तो वो जो कौमी तराना जब वहाँ पर बजा तो उस वक्त जज्बात क्या थे, और क्या फिर जितने पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थे सब साथ साथ तराना पढ़ रहे थे? मतलब हमारा जो पीछे स्टाफ था,
हम लोग सब कौमी तराना हमारा सब चल रहा था। तो फिर उसके बाद जब कौमी तराना खत्म हुआ तो उसके बाद नारे भी लगाए थे हमारे सारे जितने भी जो साथ थे मेरे प्लेयर जितने भी थे सब ने नारे लगाए थे। तो वो हॉल गूंज उठा था ना जब इंडिया, क्योंकि हर उसकी मतलब कैटेगरी में इंडिया का नारा लग रहा था। तो हमारे प्लेयरों ने सोचा यार हम भी गोल्ड होंगे, इंशाल्लाह हम भी नारा लगाएंगे। तो मेरे दिल में ये था अपनी टेक्निक से नहीं हराया, आपने नारों में भी हराया, आपने सेलिब्रेशंस में भी हराया, आपने जोश में भी हराया, आपने वलवले में भी हराया। आपने तमाम एथलीट्स पर, लेकिन मैं जानना चाहता आपसे, ये तो हमने एशियन चैंपियनशिप की बात की है शहजाद, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में, जैसे सलमान ने भी पूछा अपकमिंग इवेंट्स, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो नेक्स्ट मंथ एक इवेंट होने जा रहा है और उससे मुतालिक कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है इस्लामाबाद में। थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी नहीं, उसके लिए थोड़ा मैं रेस्ट करूँगा क्योंकि देखिए मैंने अभी खेला ही कॉन्टेस्ट। अगर मेरे अंदर थोड़ी सी अभी, क्योंकि देखिए एक कॉन्टेस्ट के बाद दूसरा कॉन्टेस्ट फिर थोड़ा आपको पता है, मैंने आपको बताया उसमें कितनी स्ट्रगल होती है और कितनी मेहनत होती है। क्योंकि उसके बाद देखिए एक डाइट, थोड़ा सा डाइट से थोड़ा हटना, क्योंकि हम सफ़र में भी थे, सफ़र से फिर बंदा वापसी आता है तो फिर उसके बाद थोड़ा डाइट पे थोड़ा छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एकदम इतना डाइट पे रहना फिर प्रॉब्लम भी हो सकती थी। तो इसलिए हम थोड़ा डाइट को अपना हम खोल देते हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा रेस्ट करके इंशाल्लाह मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप है दिसंबर में थाईलैंड के अंदर, तो इंशाल्लाह मेरा टारगेट उस पे। सही, ज़बरदस्त। आपने तमाम जितनी बातें बताई हैं बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत ज़्यादा इसमें मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम बनाना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। दैट्स वंडरफुल। एग्जैक्टली। चलें जी, तो हमने बात की, और जो मैं इवेंट की बात कर रहा था, 10 मई को एक इवेंट होने जा रहा है इस्लामाबाद में, और ये बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट होगा जिसमें बहुत से सेलिब्रिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं, एथलीट्स, इंटरनेशनल एथलीट्स भी आ रहे हैं, और क्लेम ये किया जा रहा है कि ये सेंचुरी का सबसे बड़ा इवेंट है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बिल्डिंग एंड ये जो एथलीट्स आ रहे हैं। तो लेट्स सी, उस इवेंट से मुताल्लिक हम इंशाल्लाह आगे चलकर ज़रूर किसी दिन बात भी करेंगे, और जब इवेंट होगा तो जो कि इस्लामाबाद में हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी जाएँ और उस इवेंट को कवर भी करें। लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है और एक न्यूज़ ब्रेक लेंगे। जब न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमें आज बड़े अहम मौजू पर बात करें। वो मौजू है अपनी हिफाजत, अपनी सेहत की हिफाजत। चूँकि आप सब जानते हैं कि एक टर्म जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो नेशनल हेल्थ से मुताल्लिक होती है। हम सबको नेशनल हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है। हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? एट इंडिविजुअल लेवल इन्वेस्ट करेंगे तो कलेक्टिव एफर्ट्स हो जाएंगी, वो फिर नेशनल हेल्थ की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। वो चाहे फिर आप यूँ समझ लीजिए कि जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं और हम कहते हैं कि नहीं कम उम्र की शादी ना हो, हम कहते हैं कि आप बच्चों की पैदाइश में वक्फा दें, हम जो बात करते हैं कि एक माँ की हेल्थ भी बहुत अहम होती है, चूँकि इसमें हम देखते हैं कि कुछ कल्चरल नॉर्म्स कह लेते हैं इनको, कुछ ऐसे मामलात हैं कि शादी के दूसरे महीने साथ वाली आंटी पूछते हैं कि जी खुशखबरी नहीं है। तो ये वाले मामलात है, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम उस पर ज़रूर बात करते भी आए हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं नेशनल हेल्थ मुतासर होती है। और इसके अलावा हम कोविड के बाद देख रहे हैं कि मजमूई तौर पर हम सब थोड़े से कमज़ोर हुए हैं, हम सब की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, हम सब कुछ ना कुछ ऐसे मामले की तरफ चले गए हैं कि अब हमें ज़रा सी भी तकलीफ होती है तो हमें होता है कि यार ये पहले तो मेरे साथ ऐसे नहीं होता था। हाँ। तो किसी को अगर सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक कोविड हुआ तो उसके बाद हम ज़रूर ये देख रहे हैं कि किसी न किसी लेवल पर आपकी सेहत मुतासर हुई है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, लेकिन हुई है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल एंड ऑफ कोर्स डाइट, जिसकी वजह से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस पर बात करना बहुत अहम है, बात करना अहम है, और ये भी बड़ा अहम है कि हम जो सेल्फ मेडिकेशन की आदत है इसमें थोड़ी सी बेहतरी लाएं। और जैसे आपने कोविड का जिक्र किया तो कोविड से बचने के लिए हम अपने तौर पे क्या करते हैं, पहले एक प्रोग्राम में हम सवाल भी कर चुके हैं इस पे कि हम मल्टीविटामिन खुद से खाना शुरू कर देते हैं कि जी हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो रही है। हम अच्छी खुराक नहीं लेते, हम वक्त पे खाना नहीं खाते, हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं करते, लेकिन हम मल्टीविटामिन भी लेते हैं। हमारे सर में दर्द हुआ, हमने फटाफट पैनाडोल खा ली, या कभी हमारा गला थोड़ा सा खराब है, हमें थोड़ा इन्फेक्शन फील हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। नुकसान क्या होता है कि हम अपनी इम्यूनिटी जो है उसको खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, हम खुद उसके नुकसान का बायस बन रहे होते हैं। तो बीमारियों से लड़ने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। प्लस जब बच्चों को ट्रीट करने की बारी आती है तो बच्चों को भी डॉक्टर के पास ले जाने से पहले
पेरेंट्स क्या करते हैं कि खुद ही पैनाडोल का सिरप दे दो, इसका गला खराब है ठीक हो जाएगा, इसको बुखार है खुद ही ठीक हो जाएगा। इतने छोटे बच्चों को 1-2 साल या इवन 5 साल तक के भी बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि उनको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, उनका सेल्फ डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा होता है कि वो ऑटो जो उसकी करेक्शन है वो कर सकता है। और उसके बाद अगर आप बच्चों को अच्छी खुराक देते हैं, अगर आप खुद खाना नहीं खाते वक्त पर, आप बड़े हो चुके हैं, आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप उनको वक्त पे खाना खाने की आदत नहीं डालते, नाश्ता जो दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील है, अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, आप अपने बच्चे को नाश्ता नहीं करवाते या वो नहीं कर रहा, तो आप उस पर कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गए कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा नहीं खा रहा, इट्स ओके। लेकिन होता क्या अल्टीमेटली कि बच्चे की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसके बाद एक सिलसिला बीमारियों का चल निकलता है। छोटी सी एज में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं बहुत सारी, और जब डेफिशिएंसीज होती हैं तो फिर बात मल्टीविटामिन्स पे आ जाती है। बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो गया, बच्चा स्कूल में हर बात पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, बच्चा जवाब नहीं देता, वो दिमागी तौर पर गैर हाजिर रहता है। तो इस सब के पीछे एक लंबी कहानी होती है जो कि पेरेंट्स समझ नहीं पाते वक्त पे, और अल्टीमेटली क्या होता है, नुकसान इस सूरत में निकलता है कि जी बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर रह जाता है, खेलों की एक्टिविटीज़ में पीछे रह जाता है, और टीचर्स बेचारे समझने की कोशिश करते रह जाते हैं कि पेरेंट्स को बुलाएं, पूछें बच्चे के साथ क्या मसला है। इन सारे मामलात पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले बात हो रही थी हेल्थ केयर से मुतालिक, सेल्फ केयर से मुतालिक। हमारी बहुत सी गलतियाँ, कोताहियाँ, गफलतें ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी को मुतासर करती हैं, हमारे जो ओवरऑल इन्वायरमेंट होता है पूरी कम्युनिटी को मुतासर करती है। जैसे शुएब ने बात की, एक माँ की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक माँ अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेगी, अपने बच्चों की डाइट का ख्याल नहीं रखेगी, अपने स्लीप पैटर्न्स, अपने खाने पीने की टाइमिंग, उसके अलावा दिन के औकात में आपको अपने लिए आराम का वक्त निकालना भी उतना ही ज़रूरी होता है। ये सारी बातें इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि आप अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें, और जब आपकी अपनी सेहत अच्छी होगी, एक खातून की सेहत अच्छी होगी, उनके बच्चों की, उनके हस्बैंड की, उनके भाइयों की, फादर की सेहत अल्टीमेटली अच्छी होगी, क्योंकि जब वो अपना ख्याल रखेंगी तो जाहिर है अपनी पूरी फैमिली का ख्याल भी रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज जो प्रोग्राम में हमें शख्सियत ज्वाइन कर रही हैं, डॉक्टर उमाइमा आसिफ साहिबा, उन्हें वेलकम करेंगे। मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं रेवेलियन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम की। शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक टर्म तो है सेल्फ केयर, थोड़ा सा सलमान भी एक्सप्लेन किया, हमने ब्रेक पर जाने से पहले भी बात की, लेकिन मैं चाहता हूँ यू बीइंग इन मेडिकल एजुकेशन थोड़ा सा गाइड करें आसान अल्फाज में हमारे सब देखने वालों को, व्हाट इज़ दिस सेल्फ केयर? बेसिकली सेल्फ केयर इट्स सेल्फ जो है वो एक क्लियर टर्मिनोलॉजी है, अपना ख्याल रखना। हम लोग करते क्या हैं कि स्पेशली हमारे कंट्रीज़ में हम लोग अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले अगर हम ये सोचें कि हमने अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, इसके लिए हमें अपनी सेहत बहुत ज़रूरी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना। तो थोड़ा सा टाइम निकालें, ये नहीं कि सारा दिन आप अपनी ही सेहत पे लगे रहें। वो बेसिकली अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि सेल्फ केयर मीन सेल्फिशनेस। इट्स नॉट सेल्फिशनेस। बेसिकली आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बाकी लोगों की सेहत का ध्यान कैसे रखेंगे? और डॉक्टर साहब, ये दीन भी हमें ये सिखाता है कि हमें इस जिस्म की हिफाजत करनी है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो ये तो फिर ज़ाहिर है हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने जब अगर अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो आपकी अपनी सेहत मुतासिर होगी। अगर आपकी सेहत मुतासिर होगी तो आपके साथ जुड़े हुए तमाम लोग जो हैं वो अफेक्ट होंगे। आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब होगी, आपके साथ जो आपके, अगर आप मैरिड हैं, हाउसवाइफ हैं या वर्किंग लेडी हैं, ईदर ऑफ द टू, सो आपका घर भी मुतासिर हो रहा है, आपकी वर्क प्लेस भी मुतासिर हो रही है, आपके बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, आपके हस्बैंड भी सफ़र करेंगे, डेफिनेटली जो जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो सब सफ़र करेंगे। एंड डॉक्टर साहब, सेम गोज़ फॉर द मेल, क्योंकि जाहिर है अगर एक शख्स जो कि फॉर एग्जांपल वो अपना घर का इकलौता कमापूत है और वो अपना ख्याल नहीं रख रहा, अपनी सेहत पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और खुदा न खास्ता ज़रा सी गफलत से किसी ऐसे मामले में वो चला जाता है, यानी मैं मामले की बात इसलिए करूँगा, एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता, कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन हो जाना कि जिसकी वजह से फिर सिर्फ उसकी ज़िंदगी मुतासर नहीं होगी, पूरी लाइफ उसकी, उसके साथ पूरी फैमिली की लाइफ मुतासर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप ये जो सेल्फ केयर की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपने थोड़े गुफ्तगू के खाने पीने की बात भी आपने की। अब हमारे जनरल जो पैटर्न्स हैं खाने के वो अच्छे नहीं हैं, वो बिल्कुल हेल्दी नहीं हैं। थोड़ा सा उस पर चाहें जो कॉमन प्रैक्टिस हमारी हैं, जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं।
बेसिकली हम लोग करते क्या हैं कि सुबह जिस वक्त हम उठते हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या हजरात हो, हम जल्दी जल्दी ब्रश किया, क्योंकि हम निक ऑफ द टाइम उठते हैं और उसकी वजह क्या है कि हम रात को लेट नाइट सोते हैं। और लेट नाइट सोने की सबसे बड़ी वजह आजकल गैजेट्स हैं। तो जब लेट नाइट सोएंगे, सुबह डेफिनेटली हम निक ऑफ द टाइम उठेंगे। जब हमने जल्दी जल्दी अपना सारा काम किया तो ब्रेकफास्ट के लिए जो हमें बेसिकली 15 से 20 मिनट चाहिए, बहुत चलें कम कर लें तो 10 मिनट, वो पुरसुकून तरीके से बैठ के नाश्ता करें। क्योंकि आप प्रॉपर चबा के खाना तरीके से खाएंगे तो वो आपकी बॉडी पे पॉजिटिव एक्शन शो करेगा। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी में बड़े बड़े नवाले लेकर खाएंगे तो डेफिनेटली आपका मैदा भी डिस्टर्ब होगा और उसकी वजह से आपके बाकी बॉडी पे भी पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं आएंगे। तो वो जो अपना टाइम है वो आप अपने लिए, दिस इज सेल्फ केयर, कि वो आप 10 मिनट आप अपने लिए दें, तसल्ली से नाश्ता करें, सुकून से नाश्ता करें, गैजेट्स को एक साइड पे कर दें। उस वक्त कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुकून से बैठ के आप नाश्ता करें और उसके बाद आप आराम सुकून से अल्लाह का नाम लेकर घर से बाहर निकलें। और जो लोग ड्राइव करके जा रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सीट बेल्ट, बैठते ही सीट बेल्ट बांधें। और जो लोग बाइक्स पे जा रहे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और पीछे बैठने वाली जो है वो अपने दुपट्टे का जी बिल्कुल, और जो बिल्कुल बुर्के का भी अगर पहना हो, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सीरियस हादसात इस तरह हमने विटनेस किए हैं और मतलब अल्टीमेटली जो कि सरवाइव नहीं कर सके लोग। तो ये दिस इज सेल्फ केयर बेसिकली। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक आइडियल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं कि एक औरत को अपना ख्याल रखना है, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने खाने पीने के लिए वक्त निकालना है, अपने सोने के लिए वक्त निकालना है। अब एक खातून जो घर में रहती हैं वो अगर आप उनको एडवाइस करते हैं कि भैया आपने ये सारी चीज़ें करनी है, वो आपको 10,000 जिम्मेदारियां गिनवाएंगी कि भाई सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजना है, टाइम नहीं होता नाश्ता करने का, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, टाइम नहीं होता कि अपने लिए कुछ करें। उसके बाद जब अपने खाने की बारी आती है, दोपहर के खाने का वक्त हो चुका होता है, सफाई करनी होती है, माँ सी आ जाती है। मतलब वो एक सांस में इतने काम बताएंगे कि आप कहते हैं कि यार मैं ना ही मशवरा देता तो बेहतर था। वैसे उस सूरत में क्या करें? इसमें उस खातून ने विंडो शॉपिंग गिनवाई है, इसमें उस खातून ने बताया कि किस किस नहीं, वेबसाइट पर वो गई थी। वो भी गिनवाएंगे, वो भी गिनवाएंगे, लेकिन उनको लगता है कि शायद ये जो एक्टिविटीज हैं ये उनको जहनी सुकून देती हैं और वो चीजें जिनका एक्चुअली ताल्लुक आपके जहनी और जिस्मानी सुकून से है उसके लिए शायद एफर्ट भी नहीं करते, वक्त भी नहीं होता। वक्त देखिए निकालना पड़ता है। आपको अपनी सेहत के लिए, जब आपको पता है कि आपकी सेहत ज़रूरी है तो फिर आपको वक्त निकालना पड़ता है। आप हस्बैंड को भेज दें काम पे। मैक्सिमम कितने बजे तक चले जाते हैं? सबके ऑफिस टाइमिंग 8:30 से 9 है। 9 बजे तक मैक्सिमम, 8:30 बजे घर से चले जाएंगे। बच्चे भी सुबह स्कूल्स में 8 बजे स्कूल लग जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद एटलीस्ट 10 मिनट तो आप निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कह रही, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट आप लें, आप अच्छी तरह नाश्ता करें सुकून से बैठ के। उसके बाद आप अपनी डेली रूटीन में आप अपना काम करें। हर 2 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद तो स्पेसिफिकली आपने पानी ज़रूर इस्तेमाल करना है। आजकल स्पेसिफिकली सावन का महीना है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी से नमकियात और पानी बहुत तेज़ी से निकल रहा है, हिडन तरीके से आपको अंदाज़ा नहीं होता। पसीना आ रहा है, आप वॉशरूम जा रहे हैं, तो आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। स्पेसिफिकली अगर नींबू पानी आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो आप नमक और चीनी डाल के ही दिन में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर, वो मैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं कह रही, हाइपरटेंसिव के लिए नहीं, ये कि वो गलत परसीव करें। सो अगर आप नॉर्मल हैं तो ज़रूर आपने नींबू पानी का इस्तेमाल आप ज़रूर रखें साथ अपने। हर 2 घंटे के बाद 5 मिनट की ब्रेक ले लें। वो तो हम यूजुअली जो वर्किंग फीमेल्स हैं या वर्किंग मेल्स हैं, इवन दैट, हम 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ तो अपने लिए ब्रेक 5-7 मिनट की ले सकते हैं। ज़रूर ब्रेक लें, 5 मिनट बिल्कुल आंखें बंद करके बिल्कुल पुरसुकून तरीके से बैठें, कोई टेंशन दिमाग में ना आए। ठीक है, उस वक्त सारे काम दिमाग में आ रहे होते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि उसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें। 5 मिनट के लिए आप बिल्कुल ज़हनी सुकून से बैठें और 5 मिनट के बाद उठ के अपनी एनर्जी रिवाइव करें और दोबारा उठ के आप अपने काम पे लग जाए। इसी तरह दोपहर के खाने का है, आप बच्चों को, बेशक अगर आप बच्चों के साथ, अव्वल तो प्रेफरेबली ये है कि आप बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएं। यूजुअली मेल्स के टाइमिंग शाम तक होते हैं, अक्सर लोग शाम को आ रहे होते हैं, दोपहर को भी जो लोग आते हैं कोशिश करें फैमिली इकट्ठी बैठ के खाना खाए। उससे एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, इंटरेक्शन होता है, बच्चे अच्छा फील करते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सबको ये भी पता लगता है कि ये भी अच्छे लोग हैं, इनके साथ वक्त गुजारना चाहिए, खाना पीना चाहिए और इनके मसले भी सुन लेने चाहिए कभी-कभी। बिल्कुल, आप बहुत सारे आप देखें कि बच्चे आपको बहुत छोटी-छोटी बातें अपने पूरे दिन की उस टाइम पे बताते हैं जो शायद आप पूरे दिन में आप उनसे ना सुन सकें। तो क्योंकि टाइम ही नहीं होता, आप हर बंदा अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, तो वो
10-15 मिनट बहुत सुकून से बैठ के खाना डॉक्टर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कुछ ऐसी टिप्स दी कि हमें डेली रूटीन में पानी ऐड करना चाहिए, अगर कोई हाइपरटेंसिव है या कोई डायबिटिक है तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन से तो हम लोग मना करते हैं, लेकिन ये तो हम एडवाइस करते ही हैं कि सबको अपने रेगुलर चेकअप्स करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल एंड स्टेजेस पे जाके पता चलती हैं। जब आपका पानी सर से गुजर चुका होता है, चीज़ें ट्रीटेबल नहीं रहती हैं, उसकी वजह से 10 और मसाइल आपकी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने अरसे के बाद रेगुलर चेकअप्स करवाते रहें, आपको पता चलता रहे कि आपकी बॉडी के साथ या आपके बच्चों के साथ इवन कुछ गलत चल रहा है। बच्चों की आई साइट टाइम टू टाइम चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। बेसिकली तो देखिए, डॉक्टर्स तो रिकमेंड करते हैं कि एवरी 6 मंथली आपका मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है। इवन फॉरेन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, यूके में एवरी 6 मंथली वो आपको बुलाते हैं, आपका रेगुलर चेकअप करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो करते हैं, जिससे आपको, क्योंकि 6 महीने में कोई बहुत तब्दीली नहीं आ जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही होती है। और कुछ चीज़ें इमरजेंसी की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मुँह बहुत ज़्यादा सूख रहा है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, आपकी भूख बहुत बढ़ गई है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, तो फौरन जाएं, एक टेस्ट शुगर का जरूर करवा लें, डॉक्टर से जाके जरूर पूछ लें। आपको इरिटेबिलिटी हो रही है, आपके सर में शदीद दर्द रह रहा है, आपकी आंखें बोझल हो रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि एकदम से आप हाइपर हो जाते हैं, तो एक दफ़ा ज़रूर जाके अपने फिजिशियन से रब्ता करें। हो सकता है कि आपको स्ट्रेस भी हो सकता है आपका बीपी भी शूट कर रहा हो, तो इट कैन बी लाइक वाइज। तो कुछ चीज़ें आपकी बॉडी खुद आपको बता रही होती है, जिसका हमें पॉइंट पे पकड़ना बहुत जरूरी है, और जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, नहीं खैर है, हम पैनाडोल की गोली खा लेंगे वो ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। वो पैनाडोल की गोली आप आखिर कब तक खाएं? और पैनाडोल हमारी अब नेशनल मेडिसिन बन चुकी है, हमें हर बीमारी, हर फिक्र का इलाज पैनाडोल है। दिन भर का काम आप करके थक गए हैं, आपने पैनाडोल तो जरूर ही खानी है, और बहुत ज्यादा थकन हो रही है तो एक ही जगह 2 भी खा लेंगे। दिस इज वेरी डेंजरस बेसिकली, क्योंकि पैनाडोल का भी एक थ्रेशोल्ड है। आप अगर बाज लोग, मैंने लोगों को दिन में 6-6, 8-8 गोलियां भी खाते देखा, तो दिस कैन रियली हार्म योर स्टमक एज वेल। आपको मैदे में भी तकलीफ देगी और आपके लिवर को भी अल्टीमेटली डैमेज करेगी ये। तो जो स्पेसिफिकली जो आप सेल्फ मेडिकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में देना चाहूँगी एंटीबायोटिक्स के ऊपर। हमारे अक्सर लोग करते हैं कि ज़रा सा नज़ा ज़ुकाम खांसी हुआ, हल्का सा गले में दर्द हुआ और हमने एंटीबायोटिक डायरेक्ट। आजकल स्पेसिफिकली जब कोविड के बाद से हमने अजिथ्रोमाइसिन को तो बिल्कुल अपने घर का एक फ़र्द बना लिया है कि ज़रा सा गला ख़राब होगा तो हमने अजिथ्रोमाइसिन तो ज़रूर ले लेनी है। बी वेरी वेयर कि अल्टीमेटली जब आपको जरूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक्स की तो ये उस वक्त काम नहीं करेंगे, इतनी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है। और डॉक्टर साहब, उसमें भी एक गलती हम ये भी करते हैं कि फिर एंटीबायोटिक्स हमने पूरा कोर्स नहीं करना ना जी, 2-3 दिन खाइए, नहीं मुझे आराम आ गया बस छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दी। और गलत है वो उससे होता क्या है कि जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है वो मजीद स्ट्रांग हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि आप कॉकरोच पाउडर डालते हैं कॉकरोचेस के लिए, और वो 1-2 दफा तो मरेंगे, तीसरी-चौथी दफा वहीं से पूरी पलटून निकलेगी। तो ये इट इज एग्जैक्टली क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप होती है। ऐसे ही है। वैसे एक और मामला भी सलमा, क्योंकि आजकल हम ये बहुत देख रहे हैं इस मौसम में, स्पेसिफिकली वाटर बॉर्न डिजीजेस, और बिलखुसूस हम स्टमक के और इंटेस्टाइन्स के इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। इरिटेशंस हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, समटाइम्स डायरिया भी है। ये जो इश्यूज हैं ऑल्सो कम्स इन सेल्फ केयर। अगर हम ये नहीं करते तो इससे भी आपकी पूरी लाइफ रूटीन मुतासर हो जाती है। इस पर भी थोड़ा गाइड कीजिएगा। एक्चुअली आजकल का जो वेदर है ना, ह्यूमिड भी है और किसी हद तक हॉट भी है। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट हिसाब किताब चल रहा है। दिस इज द आइडियल सिचुएशन फॉर द बैक्टीरिया एंड वायरसेस टू ग्रो। तो जिस वक्त आप कोई भी चीज़ ढांपे या अनकोक्ड या रॉ या सेमी कोक्ड फूड आप यूज़ करेंगे, स्पेसिफिकली जिन लोगों को बाहर से खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो आपको नहीं पता कि वो किस हाइजीनिक प्रोसेस से गुजर के वो चीज़ें बनी हुई हैं। तो अगर आप वो चीज़ें लेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर जाएगा। ये अब आपकी अपनी सेल्फ इम्यूनिटी है कि आप, इसीलिए मैंने नींबू पानी का इस्तेमाल बार बार मैं उस पर फोकस कर रही हूँ कि उसके अंदर विटामिन सी है जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। इस मौसम में इसीलिए बहुत ज़्यादा उसको प्रेफर किया जाता है। आपकी इम्यूनिटी बूस्टेड रहेगी तो वो इतना असर नहीं करेगा, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी लो है, स्पेसिफिकली बच्चों की, जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उनकी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लो होगी, या फिर जो टर्मिनल इल हैं, जो बंदे जिनको डायबिटीज़ है या शुगर है या और कोई अल्लाह माफ़ करे बीमारी है, तो आपकी इम्यूनिटी लो है, आपने ज़रा सी बदएहतियाती की नहीं और आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है।
सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक बंदे को अगर डायरिया है, किसी को स्टमक अपसेट है, कोई भी प्रॉब्लम है, या इवन किसी को स्किन डिजीज़ भी है, एक और कॉमन प्रैक्टिस जो हम देखते हैं सेल्फ मेडिकेशन के अलावा, इस पर स्पेसिफिकली बात करें तो बड़ा अच्छा होगा कि एक बंदे को डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, उसके सारे ख़ानदान को, चाहे वो स्किन की बीमारी है, चाहे वो बालों की, चाहे वो स्टमक की, किसी भी चीज़ की, पूरे ख़ानदान को वो नुस्खा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हर बंदे की मेडिकल कंडीशन को बगैर देखे, उसकी फिजिकल फिटनेस को देखे बगैर, उसको सेम एंटीबायोटिक, सेम उसको पेन किलर्स, जो भी मेडिसिन है, सबके सब लोग वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये कितनी गलत प्रैक्टिस है। अगर एक बंदे को डायरिया है और उसी घर में अगर दूसरे बंदे को डायरिया है तो ज़ाहिर दोनों के लिए मेडिसिन डिफरेंट हो सकती है। बात यह है कि अगर इसी तरह नुस्खे बढ़ते रहे तो फिर डॉक्टर्स का तो मेरे ख्याल है रोल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस बेसिकली। मैं वही बात फिर वहीं पे आ जाती है कि अक्सर लोगों को एंटीबायोटिक्स किसी खास मकसद के तहत दी जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वही एंटीबायोटिक दूसरे बंदे को सूट करे, ज़रूरी नहीं है कि जो पेन किलर एक बंदे को सूट कर रही है वो दूसरे को भी सूट करे। हो सकता है उसकी कंडीशन टोटली डिफरेंट हो। अगर उसके साथ और मसले मसाइल चल रहे हैं, आपने वो नुस्खा उसको दे दिया, वो हो सकता है एग्जैजरेट कर जाए उसकी बीमारी। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। जो एक नुस्खा डॉक्टर एक मरीज के लिए लिखता है, लाजमी नहीं है कि वो सब मरीजों पे इस्तेमाल हो। वो उसकी कंडीशन, उसकी बॉडी कंडीशन, उसके वेट, उसके हाइट, उसका ब्लड प्रेशर, उसके हिसाब से दी जाती है। जब भी आप देखें कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जरूर आपके ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, आपकी पल्स देखते हैं, आपकी रूटीन पूछते हैं, बिल्कुल आपकी रूटीन पूछते हैं। तो आपकी रूटीन लाजमी नहीं है कि किसी दूसरे के साथ मैच करे। आपकी रूटीन डिफरेंट हो सकती है, आपका बॉडी वेट, आपका बॉडी टाइप, जेंडर, अगेन आपकी हिस्ट्री, कोई मेडिकल इलनेस आपको और भी अटैच हो सकती है, तो इसलिए आपके लिए डिफरेंट नुस्खा होगा। प्लस हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप नुस्खा ना बांटिए, हाँ निहारी बांट दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छी वाली निहारी बनाइए और वो खानदान में बांटिए, खाना पीना बांटिए, लेकिन नुस्खा ना बांटिए। और सब एक बात और भी, अब हम आजकल फिर देख रहे हैं दो मामला, एक डेंगू आउटब्रेक एंड अगेन कोविड ऑन द राइज। तो पहले डेंगू पे ज़रा बात कर लेते हैं, बिकॉज अगेन डेंगू की हम जब बात करें, जहाँ पे पानी खड़ा होगा वहाँ पे हम देखेंगे डेंगू की अफजाइश होगी, और इसमें बहुत ज़्यादा एक इंडिविजुअल रोल आ जाता है कि हमें अपने आसपास ज़रा ज़्यादा ध्यान रखना है। बिल्कुल, आजकल डेंगू दोबारा ऑन द राइज है। इसमें सबसे ज़्यादा बेसिकली हम हर बात गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। जी गवर्नमेंट स्प्रे करवाए, गवर्नमेंट ये काम करे। जब हम अपने घर के चार दीवारी के अंदर कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो वाई नॉट। ट्रू। हम अपने मोहल्ले के अंदर कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो क्यों नहीं। इवन हमारे बच्चे छोटे छोटे, अगर हम सिर्फ इन्हीं को इतना ट्रेन कर दें कि आपने कोई रैपर, इवन जो हम रैपर्स खा के हम अक्सर लोग सड़क के ऊपर फेंक देते हैं, दिस इज़ वेरी डेंजरस नाउ डेज, क्योंकि रैपर पड़ा हुआ है, बारिश होगी आजकल जिस हिसाब से बारिश हो रही है, उसके अंदर पानी रह जाएगा, पानी रहेगा तो उसके अंदर डेंगू अपने अंडे दे सकता है, वहाँ पे अफजाइश हो सकती है। सो आप किस किस जगह से आप उसको इरेडिकेट करेंगे। आप घर की चार दीवारी को तो आप साफ, घर के अंदर तो आप पानी रोक लेंगे, लेकिन ये जो घर के इमीडिएटली आपके घर के बाहर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप उसका भी ध्यान रखें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड कोविड पे भी एक लास्ट कमेंट। जी, कोविड का ये है कि कोविड के लिए भी एहतियाती तदाबीर जैसे पहले ही है। जी, फासला, अपना समाजी फासला रखें। बहुत ज़्यादा बच्चे तो खैर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा नहीं रख पाते, इट्स ओके। जब वापस आए ज़रूर उनका हाथ मुंह धुलाएं अच्छी तरीके से। उनको घर में एंटर होने से पहले या बिल्कुल मतलब अलहदा कोई जगह हो, वहाँ पे हाथ मुंह धुला के उनके कपड़े चेंज करके आप उनको घर के अंदर ले, क्योंकि कोई एक भी कैरियर होगा तो आपका पूरा घर सफर करेगा। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप, और आज हम बात सेल्फ केयर की कर रहे हैं कि बुनियादी सी बातें हैं, लेकिन हमने इसको नजरअंदाज कर रखा था। और एक और बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहिबा ने की शुएब, वो ये थी कि आप शिकवे शिकायतें करते हैं कि गवर्नमेंट ने स्प्रे नहीं करवाया, लेकिन आप खुद क्या करते हैं? आप इवन अगर अपनी फैमिली से भी डिमांड करते हैं, घर वाले पूछते हैं भाई तुमने क्या किया है, तुम्हारे लिए क्या करे, तो आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन जो होती है वो हर लेवल पे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस तरह से दूसरों से चाहते हैं कि वो आपका ख्याल रखें, इसी तरह आपने भी दूसरों का ख्याल रखना है, आपने भी आसानियां बांटनी है। और हमारा मजहब तो ये कहता है कि आप रास्ते से एक पत्थर भी हटाते हैं तो वो भी आपकी नेकियों में शुमार होता है। अगर आप ये छोटी छोटी नेकियां नहीं कर सकते तो आप इस माशरे को क्या दे रहे हैं? आपने क्या सीखा? आपकी तालीम और तरबियत, वो तरबियत जिसका आगाज आपके घर से हुआ था, उससे आपने क्या सीखा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली जी, बढ़ते हैं आगे और एक और मौजू की तरफ, एक और मेहमान की तरफ। आज हम आर्ट की बात भी करेंगे और एक ऐसे आर्टिस्ट से आपको मिलवाएंगे, बहुत से मुल्कों में एग्जीबिशंस कर चुकी हैं, बहुत से आर्टिकल्स लिख चुकी हैं, बड़ा नाम माशाल्लाह बना रही हैं, और ताल्लुक ज़्यादा जो उनका एक कहना चाहिए ना, वो जब आर्ट से है तो वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की हम बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि क्रेडिट्स
एनसीए को जाता है बिल्कुल। कि बहुत से फनकार वहाँ से हैं, क्योंकि ज़रा फनकार तो मैं कहता हूँ बाय बर्थ होता है, लेकिन जो पॉलिश करता है वो इदारा करता है, माहौल करता है, और एनसीए में वो माहौल भी है और वो स्किल्स भी और उनके ये polish उनके की शाहकार जाती है। हम अपनी स्क्रीन पे Exactly. दिखा भी रहे हैं, उनकी खूबसूरत तख्लीकात। एग्जैक्टली और जब हम उनके आर्ट की बात करें, चूंकि ज़रा एक वास्ट फील्ड है, इसमें मिनिएचर पेंटिंग्स जो है ये उनका खासा है। इसमें उन्होंने बी ऑनर्स किया है पेरिस, लंदन, बेल्जियम, इवन इंडिया, बहुत से और मुल्क जहाँ पर वो एग्जीबिशंस कर चुकी हैं, अपने फन पारों की नुमाइश वहाँ पे कर चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्दा शब्बीर से, हमें ज्वाइन किया है उन्होंने, गुड मॉर्निंग भी कहते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। वर्दा साहिबा, बचपन का ही शौक, बचपन से ही ख्वाहिश एज एन आर्टिस्ट, या रास्ता बनता गया? मेरे हाल में जब से मैं पैदा हुई थी मुझे पता था कि मैंने आर्टिस्ट ही बनना है। मैं जब बहुत मैं छोटी थी तो मुझे कोई पूछता था कि तुमने क्या बनना है, तो मैं ये जवाब नहीं देती थी कि मैंने क्या बनना है। मैं बस ये कहती थी अपने वालिदैन को कि मैंने एनसीए जाना है। तो बस ये अंडरस्टूड थी बात, और उसके लिए मैंने मेहनत की और बस फिर चीज़ें खुलती गई। ज़बरदस्त। तो वो पहली कौन सी चीज़ थी जिसको आपने तख्लीक किया, जो आज भी आपकी यादों से जुड़ी है, और वो चीज़ जिसने आपको इनकरेज किया कि भाई ये ऐसा एक आर्ट है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें मुझे फ्लरिश करना है, अपना नाम बनाना है, अपने पेरेंट्स का, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है? आई थिंक कोई you're always born an artist, everybody is born an artist। जब तक आपको बताया नहीं जाता कि आपने क्या बनना है, तो every child is an artist anyway। तो क्योंकि मुझे कभी इम्पोज नहीं किया गया मेरे पेरेंट्स ने कि तुमने ये बनना है या ये बनना है, तो मुझे शुरू से, क्योंकि मेरी अपनी एक डायरेक्शन थी, तो मैं उसी को पॉलिश करती गई। सो आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कोई तख्लीक किया हो जिससे मैं इन्फ्लुएंस हुई हूँ, पर हाँ मैंने अपने स्किल को शार्पन जरूर किया। ज़बरदस्त। अच्छा वर्दा, अब मुझे बताएं कि ये तो बहुत से मुल्क, बहुत से एग्जीबिशंस, लेकिन इस वक्त जो हम ज़्यादा बात करना चाहेंगे वो आर्ट दुबई से मुताल्लिक है। योर बूथ एट आर्ट दुबई, ये एक ऐसी गैलरी है, बल्कि वाहिद गैलरी जहाँ पे एक पाकिस्तानी खातून जो है इसको रिप्रेजेंट करे। थोड़ा सा इससे मुताल्लिक भी प्लीज़ बताइएगा। जी, आर्ट दुबई बेसिकली एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया की ऑलमोस्ट 100 गैलरीज ने अपनी रिप्रेजेंटेशन की थी, और पाकिस्तान की तरफ से जो था वो खाली कैनवस गैलरी, जो वाहिद गैलरी ऑफ पाकिस्तान है जो कि आर्ट दुबई में रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान को, तो उन्होंने मुझे रिप्रेजेंट किया था एज अ सोलो आर्टिस्ट। और ये आर्ट दुबई मार्च में हुआ था, और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो काम है वो बहुत वाज़ेह तौर पे दुनिया पे नुमाया हुआ, हमारा नाम बना। और हमारी गैलरी जो थी वो पाकिस्तान की जो कैनवस गैलरी थी वो पहले टॉप 8 में, फिर ऑलमोस्ट टॉप 3 में आई हमारे। सो वंडरफुल वंडरफुल। वर्दा, अभी तक अगर मैं तमाम कंट्रीज़ का आपका सफ़र पूछूं, तमाम एग्जीबिशंस का सफ़र पूछूं, तो वो कितना तवील सफ़र है, कहाँ कहाँ पर आपकी एग्जीबिशंस हो चुकी हैं, और वो आपका कौन सा आर्ट या आपकी क्रिएशन ऐसी थी जिस पे आपको सबसे ज़्यादा पजीराई मिली? आई थिंक सबसे पहला जो मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल था वो तब था कि जब मैं एनसीए में पढ़ती थी, और हम लोगों का बहुत ही छोटा एक ग्रुप सेलेक्ट हुआ था पेरिस जाने के लिए। तो वो जो कि स्कॉलरशिप पे बेस था, और वो बहुत प्रिविलेज बच्चों को वो एग्जीबिशन मिली थी कि यहाँ से एनसीए के जो स्टूडेंट्स हैं वो पेरिस पढ़ने जाए ऑन एन एक्सचेंज प्रोग्राम टू इकोल। तो वो एक मेरा पहला स्टेप था इंटरनेशनली, और वहीं मैंने जो है वो पहली अपनी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस लिया। उसके बाद जो मेरा लैंडमार्क एग्जीबिशन जो रही है वो बेल्जियम में रही है, जहां मैंने 3 मंथ्स की एक रेसिडेंसी की थी, जो कि इंटरैक्टिव एक्सपीरियंशियल एनवायरनमेंट पे मैंने एक 300 मीटर्स की इंस्टॉलेशन बनाई थी। सो दैट वाज अनदर लैंडमार्क। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस मेरी कंटिन्यूसली हो रही हैं। अभी हाल ही में मेरी अक्टूबर में सोलो शो है ग्रोवेनॉर गैलरी लंदन में, व्हिच आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड इंशाल्लाह इन जनवरी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंगापुर। ज़बरदस्त। वर्दा, मैं फिर आपको थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहूँगा और बचपन में ले जाना चाहूँगा। एक आर्टिस्ट जिस तरह से वो फ़न पारे तख्लीक करता है, उसमें एक बड़ा अहम रोल उसके बचपन का होता है कि बचपन में उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी और बचपन में उसको माहौल क्या मिला। बिलखुसूस पेरेंट्स की हम बात करते हैं, तो क्या रिकॉल करती हैं, कौन सी मेमोरीज़ हैं वो मदर की साइड से या फादर की साइड से और ये आर्ट से जुड़ी, जिसको देख के आपने बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब किया इसको? हैरत की बात यह है कि मेरी फैमिली में कोई फाइन आर्टिस्ट नहीं। आई एम द फर्स्ट वन इन माय फैमिली जिसने ये परस्यू किया, और इसकी वजह से
थोड़ी सी मुझे हर्डल्स भी आई थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। और मैं, मेरे वालिद अभी भी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती तुम क्या करती हो। आई होप दैट ही अंडरस्टैंड्स नाउ कि मैं क्या करती हूँ। लेकिन ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने शौक के पीछे जाओ तो आप अपना लोहा मनवा सकते हो। बचपन में मैं मेरी अम्मी जो थी वो हमेशा कभी फारिग टाइम पे बैठी होती थी ना, वो ना छोटी छोटी ड्राइंग्स बनाया करती थी। तो उनको मैं देखती थी, बड़ा फैसिनेट होती थी कि बगैर कुछ देखे वो कैसे बना लेती हैं। फिर मेरे कजन भी थे जो कि वो आर्ट, थोड़ा सा उनकी ड्राइंग वगैरह अच्छी थी, तो बस मुझे वो खुशी होती थी उनको देख के। और अपनी फाइन आर्ट्स की क्लास में बहुत अच्छी थी। टीचर का इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मुझे टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी लकी विद माय टीचर्स, जिन्होंने मुझे मेरा शौक देते हुए मुझे सही टाइम पे सही जगह गाइड किया। अच्छा, टीचर्स का रोल आपने बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन वर्दा पेरेंट्स अगर डॉक्टर हों तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर ही बने। आपने बताया कि आपके पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, फिर मुश्किलात क्या आती, कहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की? जैसे कि मुझे ज़्यादातर यही मिलता था कि फाइन आर्ट्स है, इसका कोई स्कोप नहीं है, इसके क्या बन जाना है, या अगर आप नालायक बच्चा है तो उसी ने फाइन आर्ट्स में जाना है। तो कि वो अपने आप को चीज़ प्रूव करनी पड़ती थी कि कि कोई जो बच्चा है वो नालायक की वजह से, फाइन आर्ट्स की वजह से नहीं जाता। अ चाइल्ड कैन बी अ स्टार स्टूडेंट, चाइल्ड कैन हैव गुड ग्रेड्स एंड स्टिल बी अ फाइन आर्टिस्ट। बस वो है कि अपनी शौक की बात है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे पेरेंट्स एक वेल एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, बहुत मेहनत करके उन्होंने भी अपना वो बनवाया है। माय मदर वाज अ हाउसवाइफ, माय फादर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो क्योंकि उनके पास थोड़ा एक्सपोजर था तो उन्होंने कभी हमें फोर्स नहीं किया कि क्या करना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि चलो अगर ये लगी हुई है इस जगह पे, खुश है तो मेरे ख्याल में शायद इसको लगा रहने दो। ज़बरदस्त। अच्छा वर्दा, मिनिएचर आर्ट की जब हम बात करते हैं, इसको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपने इसमें खासा रेवोल्यूशनरी रोल प्ले किया है बाय एडिंग थीम्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा इस पर भी बात करना चाहूँगा मैं, ये आपने क्यों पिक किया, मिनिएचर आर्ट ही क्यों? जब मैं एनसीए में मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे पता नहीं था कि मिनिएचर क्या होती है। जब मैंने उसका ब्लॉग किया और मुझे वो अंडरस्टैंडिंग हुई कि अच्छा ये तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल वे है काम करने का। ये हमारी बरसगीर की जो आर्ट्स है उसकी सही अक्कासी अगर कोई फन करता है तो वो मिनिएचर आर्ट ही है, क्योंकि उसके बाद जमीन पे बैठना, अपना बिल्कुल मध्यम अंदाज में काम करना, सफाई का ख्याल रखना, अपनी बॉडी का हवाला भी दे रही है? आप इसमें मुगल आर्ट का भी हवाला दे रही हैं? मुगल आर्ट का भी मैं हवाला दे रही हूँ, क्योंकि हमारे जो तहजीब का, हमारी हिस्ट्री का जो एक तरह से जो डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है बरसगीर की, वो मिनिएचर आर्ट की ही वजह से हुई हुई है। तो जब मैं उन फनकारों को देखती थी तो मेरा जो उसके अंदर इंटरेस्ट था वो बढ़ता जाता था। और फिर बिकॉज मैं उसको एक कंटेम्प्रेरी तरीके से करना चाहती थी, तो फिर उसको मैंने अपने अंदाज में जो है वो अपने फन पारे अपने एग्जीबिशन में, जो अपनी फाइनल थीसिस एग्जीबिशन थी उसमें मैंने किए। लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले किया अगेन मेरे टीचर्स ने, जिन्होंने मुझे सही गाइडेंस दी। और ऑल्सो टू माई ट्रिप, जो कि मैं पेरिस गई थी, तो वहाँ इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, पता लगा कि कंटेम्प्रेरी आर्ट्स क्या होती है और फिर उसको अपने काम के अंदर किस तरह से शामिल करना है और फिर उसको आगे लेके किस तरह जाना है। सही, ज़बरदस्त, बहुत सी कामयाबियां वर्दा हासिल कर चुकी हैं, बट स्काई इज द लिमिट। आगे प्लान्स क्या है, आसमान को छूना चाहती हैं, क्या क्या करना चाहती हैं, क्या गोल्स हैं आपके? आई थिंक डेफिनेटली आई वुड लाइक टू इन्फ्लुएंस, जो कि मेरी अदर फीमेल जो अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास आती हैं और वो लोग डर रहे होते हैं कि वो फाइन आर्ट्स में मेरी फीमेल का इतना जो है वो स्कोप नहीं है, तो मैं उनको बेसिकली उनके लिए जगह बनाना चाहती हूँ, उनके लिए प्लेटफॉर्म मैसर करना चाहती हूँ, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इसको एज अ सीरियस करियर लें। इसके अंदर अगेन स्काई इज द लिमिट, आपके लिए सब कुछ है जो आप इसके अंदर हासिल करना चाहते हैं। और दूसरा, डेफिनेटली मैं एनसीए का मजीद नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स का, अपने आप का। अभी तो बस मैं स्टार्ट हुई हूँ, इंशाल्लाह देयर इज अ लॉट टू गो, इंशाल्लाह। एंड वर्दा, जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं, एक एक्सपोजर अलग होता है। आप जो कि बहुत से मुल्कों में गई माशाल्लाह, एग्जीबिशंस का पार्ट बनी एंड बहुत से कॉम्पिटिशन्स में भी आप गई, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों में जाना और जब वहाँ पर उन मुल्कों के या किसी और मुल्क से भी आर्टिस्ट आते हैं, उनका काम आप देखती हैं, किस मुल्क से ज़्यादा आर्टिस्ट ने आपको इम्प्रेस किया, या आपको लगा कि इनका जो काम है बड़ा इंडिजिनस है और ये देखकर आपको फील हो रहा है कि कोई कनेक्टिविटी है, ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा है उनका काम देखने का? आई थिंक मेरा अपना मुल्क पाकिस्तान, मैं अपने मुल्क के आर्टिस्ट को देख के इतना प्राउड महसूस करती हूँ कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं
हम लोगों के पास इतना स्किल है, इतना कुछ है जो कि हम लोग दुनिया के साथ शेयर करते हैं, और हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट ने बहुत नाम बनाया भी है। देयर स्टार आर्टिस्ट लाइक इमरान कुरैशी, राशिद राना, आयशा खालिद, उन्होंने तो मतलब लोहा अपना मनवा लिया पूरी दुनिया के अंदर। और जब मैं अपने साथ दूसरी गैलरीज में भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट का काम देखती हूँ तो मैं इम्प्रेस हो जाती हूँ कि आई एम सो प्राउड टू बिलोंग टू दिस कंट्री वेयर पाकिस्तान इज डूइंग सो मच मोर एंड बेटर। और वर्दा, इसमें एक बात और भी है, हमारे बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो किसी वजह से अपने आर्ट को परसू नहीं कर पाए, समहाउ कोई भी रीज़न उनकी हो सकती है। अब ज़ाहिर है वो तड़पते भी हैं, जब भी किसी आर्टिस्ट को बात करते सुनते हैं तो तड़पते भी हैं वो कि हमें आर्टिस्ट बनना है। तो उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि अच्छा स्टिल अगर वो कोई और जॉब भी कर रहे हैं, कुछ और भी उनकी रूटीन है, तो स्टिल वो परसू कर सकते हैं, ऑल्दो वो अपने अपने लेवल पर कर रहे होंगे, बट दिल करता है ना जब आर्टिस्ट नाम बना रहे तो उनका होता है कि अब मेरे पास भी टैलेंट है और मैंने भी यस नाम बना। उनके लिए कोई आपको लगता है कि स्कोप है, कोई रास्ता बन सकता है, कोई चीज़ जो हो सके? मैंने 10 साल को टीचिंग की है एनसीए में, और शुरू के आपके टाइम में तो आपको एक सपोर्टिंग वो चाहिए होती है। और ये जो मसला है ये सिर्फ पाकिस्तानी आर्टिस्ट का मसला नहीं है, पूरी दुनिया भर के आर्टिस्ट का मसला है कि आजकल जो सीन हुआ है पॉलिटिकली एंड एवरीथिंग की तरह, तो आपको एक सपोर्टिंग, आपको एक इनकम जरूर चाहिए होती है। तो यस, आप कुछ साल वो कर लें, फिर कुछ सेविंग कर लें, देन यू फोकस ऑन इट। लेकिन हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वो होता है ना, ट्राई अगेन until you succeed, तो यू कीप ऑन ट्राइंग एंड इंशाल्लाह अगर लाइन में लगते हैं तो बारी आ ही जाती है। मानेंगे। और जिनके मतलब अम्मी अबू के बातें मानने की उम्र गुजर गई है, थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं और वो खुद अम्मी अबू बन चुके हैं, वो भी मेरा ख्याल है अभी अगर अभी भी एफर्ट करें तो वो नाम बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वर्दा शब्बीर आपका। आपने उन लोगों के लिए बड़ी यूजफुल बातें बता दी हैं जो कि आगे आर्ट की दुनिया में अपना एक नाम और मकाम बनाना चाहते हैं। चलें आगे एक और मौजू की तरफ, और वो है जनाब आर्ट के बाद म्यूजिक का मौजू। बिल्कुल, और म्यूजिक की बात करेंगे लेकिन कुछ ब्रेक भी देना चाहिए ना, कहाँ आर्ट कहाँ म्यूजिक। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। वेलकम बैक व्यूअर्स।
जब हम क्लासिकल मौसीकी की बात करते हैं तो पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। जो नाम पाकिस्तान में लोगों ने बनाया वो पूरी दुनिया मानती है कि इस तरह के क्लासिकल सिंगर्स पूरी दुनिया में शायद नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के कुछ फैमिलीज की कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह शाम 84 घराना है, इसके अलावा कसूरी घराना, पटियाला घराने की हम बात करते हैं, ये वो घराने हैं जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को एक नाम दिया, एक पहचान दी, एक अलग तरीके से उसको गाया और इसको इस तरह से मुतारिफ कराया कि इसकी जो अपनी जगह थी, जो मकाम था, वो पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा। तो जब हम बात कर रहे हैं क्लासिकल मौसीकी की तो सुबह पाकिस्तान में हमारे साथ आज मौजूद हैं एहसान अकील, जो कि फर्जन है नामवर गज़ल सिंगर उस्ताद अकील मंसूर साहब के, और उनके वालिद किस पायक के गायक थे इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने उस्ताद सलामत अली खान की शागिर्दी इख्तियार की थी और उस्ताद सलामत अली खान की तारीफ किया करते थे उनकी। और एहसान अकील ने ना सिर्फ अपने वालिद बल्कि नामवर गज़ल गायक गुलाम अली साहब से गाना सीखा। नहायत सुरीली आवाज़ के मालिक हैं और आज सुबह पाकिस्तान के सेट पर मौजूद। एग्जैक्टली, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। सर आपको तो माशाल्लाह घर में इतना अच्छा माहौल मिला कि वो एक कहते हैं ना पुश मिल जाती है फिर। जी बिल्कुल, कि आपको अलग से नहीं सोचना, अलग से स्ट्रगल नहीं करनी है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह माहौल ऐसा मिल जाता है। माहौल मिलने के बावजूद फिर भी आपने बाकायदा सीखने को तरजीह दी। जी बिल्कुल, हर काम जो भी काम हो, म्यूज़िक हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें सीखना तो पड़ता है, फिर ही जाके आप अच्छा सा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एहसान साहब ऐसे होता है कि कुछ जब आपको फैमिली में इस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा होता है, जैसे अभी शुएब ने कहा, तो आपकी आवाज़ निखरती चली जाती है उस माहौल में रहते हुए, आपका जो अंदाज़ होता है वो खुद बखुद मुनफरिद होता चला जाता है और सुर जिसको सुर के लिए आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है एक आम बंदे को जिसकी आवाज़ सुरीली नहीं होती है, वो उस माहौल में नहीं रहता, या जिसके कानों में सुबह शाम रियाज की आवाज़ें नहीं आती, उसकी आवाज़ बड़ी मुख्तलिफ होती है, वो इंसान सुर पकड़ने में बहुत वक्त लगाता है। लेकिन ज़ाहिर है आपके लिए ये स्टेजेस इतनी मुश्किल नहीं रही होंगी। जी बिल्कुल, आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये म्यूज़िक है, ख़ास तौर पे सिंगिंग, ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है। सुर जो है वो कुदरत की तरफ से अता होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं गाने वाले घरानों में जो नहीं गाते, उनको वो नेचुरल टैलेंट नहीं होता उनमें। कुछ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ नहीं है गाने वाले घरानों से, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने अच्छी आवाज़ दी हुई है, तो वो फिर मेहनत करके वो भी अच्छा हो जाए। लेकिन मोस्टली जो फैमिलीज़ हैं जिनमें एक चल रहा है म्यूज़िक का ट्रेंड चल रहा है, तो उनमें ज़्यादा लोग वो घर का माहौल होता है तो वो मोटिवेट जल्दी हो जाते हैं। और अगर एक चीज़ मैं इसके साथ रिलेट कर सकूं, शेब कहा जाता है कि जो इंसान सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, और जब तक बच्चे सुनना शुरू नहीं करते वो बोलना शुरू नहीं करते, और बहुत से बच्चे जिनकी हेयरिंग एबिलिटी नहीं होती वो बोल नहीं पाते। एज इन केस ऑफ म्यूज़िक, जब हम देखते हैं कि जो लोग सुनते हैं, जिनके घर में, जैसे मैंने पहले कहा कि रियाज होता है सुबह शाम, वो म्यूज़िक को सुनते हैं, सुर को सुनते हैं, तो वो पिक करते हैं, उनके लिए उसको डिलीवर करना आसान हो जाता है। एक आम बनने के लिए शायद वो मराहिल मुख्तलिफ होते हैं और मुश्किल होते हैं। ऐसा ही है, आम ये वैसे ख़ास लोगों के लिए भी मुश्किल काम है। ये क्या प्यारी बात की है, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्क है ये म्यूज़िक, और क्योंकि आवाज़ है आपकी, उसको आपने उसको कंट्रोल में लाना है, सुर में लाना है, तो इसमें सारी ज़िंदगी लग जाती है। लेकिन कोई कह नहीं सकता कि आई एम परफेक्ट नो, ज़ाहिर है नहीं कह सकता। बड़े बड़े उस्तादों ने जब वो आखिरी लम्हात आए तो उन्होंने कहा कि जब हमें समझ आई तो ज़िंदगी ख़त्म हो गया, उतनी ताकत नहीं है कि हम वो कर सकें। इतना मुश्किल काम है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत, और अल्लाह करे कि सुर का जो बोलबाला दोबारा से हो जाए, फ़ज़ा भी अच्छी हो जाएगी, मुल्क का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। सुर से हम दूर हो गए थोड़ा, इसलिए थोड़ा परेशान है। अभी म्यूज़िक की कुछ ऐसे जॉनर्स भी अब आ चुके हैं कि जिसमें सुर का अमल दखल कम होता है और सारा फोकस जो है वो म्यूज़िक पे होता है, या जो वोकल्स होते हैं वो भी मेरा ख्याल है कोई इतने अच्छे नहीं होते, लिरिक्स भी इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन क्या है कि जी म्यूज़िक है, ट्रेंड चल पड़ा है, सारे लोग, और स्पेशली एक जॉनर मुझे स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन रैप इज़ अ काइंड ऑफ म्यूजिक जिसमें आपको ना सुर रिक्वायर्ड है ना उसके लिए आपको कोई वोकल्स चाहिए, बस आप शुरू हो जाए, कोई भी बात नहीं। देखिए जी, हर किसी की एक मंजिल होती है, बिल्कुल। तो हम जो लाइन में लगे हुए हैं, हमारी मंजिल है कि अल्लाह के करम से सुर में हो जाएं और सुर का प्रचार करें और लोगों को सुर की तरफ राग़ब करें। वो जो कर रहे हैं उनकी भी कोई मंजिल होगी। उनके अपने फैंस हैं, बिल्कुल उनके अपना जॉनर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कितना सुर पक्का इनका हुआ, ज़ाहिर है हम फॉर अस
बहुत अच्छा माशाल्लाह गाते हैं, बहुत अच्छा उनका इसमें आर्ट है, बट अपने आप को फिर भी वो कहते हैं ना कि ज़ाहिर है नो वन इज़ परफेक्ट। तो हम ज़रा सुनते भी हैं कुछ आपसे आज जो भी सिलेक्ट किया आपने हमारे लिए। अच्छा, तो बस कोशिश में लगे हुए हैं, आप दुआ कीजिएगा कि अच्छे हो जाएं। तो मैं क्योंकि टाइम भी शॉर्ट होगा आपके पास, तो मैं चाह रहा हूँ कि सर बहुत वक्त है, आप कुछ बहुत अच्छा सा सुना दें। बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही स्केल है जिसमें मेरे वालिद साहब अकील मंजूर साहब की भी एक गज़ल है और उस्ताद जी गुलाम अली साहब की भी। तो बैक टू बैक में एक एक शेर दोनों का इसमें आपको सुनाता हूँ। ये मत पूछो क्या देखा है, ये मत पूछो क्या देखा है, चांद सा एक चेहरा देखा है, चांद सा एक चेहरा देखा है, ये मत पूछो क्या देखा। जिस पर तेरा नाम लिखा था, जिस पर तेरा नाम लिखा था, सारा पेड़ हरा देखा है, सारा पेड़ हरा देखा है, ये मत पूछो क्या देखा है। आग है आग, इसे मत छूना, आग है आग, इसे मत छूना, हमने हाथ जला देखा है, हमने हाथ जला देखा है, ये मत पूछो क्या देखा। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर कागा बोला घर के सोने आंगन में, फिर कागा बोला बोला, फिर कागा बोला घर के सोने फिर अमृत रस की बूंद पड़ी, तुम याद आए, तुम याद आए, तुम याद आए, तुम याद आए। बहुत आला, बहुत आला, वंडरफुल सर। एहसान अकील साहब, मुझे एट अ टाइम 3 लोगों का ख्याल आया आपने जो भी सुनाया उसको सुनते हुए। मेहदी हसन साहब, अमानत अली खान साहब, गुलाम अली साहब का एक सुर जो बीच में मैंने कैप्चर किया मेरी नाके शकल के मुताबिक। गज़ल को चूज़ करना क्लासिकल मौसीकी में एक मुश्किल सिन्फ है, एक मुश्किल काम है। आपने इसी को क्यों चूज़ किया? बाय नॉट ठुमरी या कोई और इस
जॉनरा? वैसे तो सब कुछ ही कोशिश करते हैं गाने की, लेकिन गज़ल स्पेशली इसलिए कि मेरे वालिद साहब उस्ताद अकील मंजूर काफ़ी उन्होंने काम किया, टीवी में भी सीनियर आर्टिस्ट थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी गज़ल ही गाते थे शौक़ से, तो फिर उनको देख देख के इंस्पिरेशन हुई, और मेरे फिर आइडियल गुलाम अली साहब थे, तो इसलिए मैंने भी कोशिश की कि उनको फॉलो कर। ये बीच में आपकी टोन से मैंने ठीक पकड़ा ना, बड़ा खूब पकड़ा आपने। मैं सरप्राइज हूँ, अल्लाह करे ऐसे ही एंकर्स आना शुरू हो जाए जो सुर को पकड़ें और समझें। क्या और गज़ल की तरफ सिर्फ आप नहीं, आपके मेरा ख्याल है भाई भी इस तरफ ही? जी, मेरे छोटे भाई दो हसनैन अकील और सलमान अकील, और रिसेंटली ईद भी उन्होंने शो भी किया आपका। जी जी जी। तो वो माशाल्लाह क्लासिकल भी गा रहे हैं, गज़ल बहुत अच्छा गा रहे हैं, मुझसे बड़ा अच्छा। इकट्ठे भी करते हैं? जी, कभी कभी ऐसा इत्फाक हो जाता है फैमिली गैदरिंग्स में, या कोई ऐसा प्राइवेट प्रोग्राम हो तो इकट्ठे भी गाना पड़ जाता है, गाते हैं इकट्ठे। आपको क्या लगता है क्लासिकल मौसीकी डिक्लाइन की तरफ है या रिवाइवल की तरफ है? डिक्लाइन का पीरियड गुजर चुका है, आई थिंक। दैट मींस रिवाइवल है। अभी रिवाइवल है, अभी यंग जनरेशन जो है वो सुन भी रही है, और वो कोशिश भी कर रही है, बल्कि बड़ा बड़ा अच्छा लोग क्लासिकल गा रहे हैं। और एहसान साहब, जो खूबसूरती, जो ठहराव जो गज़ल गायकी में या क्लासिकल मौसीकी में वो किसी और म्यूज़िक में हमें नहीं मिलता, लेकिन उसके जो कदरदान थे उनकी तादाद, जैसे आपने कहा कि पहले डाउन एंड आप सब चीज़ों पे आते हैं, इसी तरह इसका भी हमने ज़वाल के बाद अब हम उरूज की जानिब जाता देख रहे हैं। बहुत से बड़े बड़े नाम जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है जो अब हम में नहीं रहे, आने वाले वक्त में आप समझते हैं कि ऐसे और नाम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? जैसे आप माशाल्लाह आपने इतना खूबसूरत गाया, कितने बड़े बड़े नाम अगर मुझे याद आए आपकी गायकी को सुन के, तो जाहिर है आपने कितनी रियाजत होगी आपकी उसके पीछे। थैंक यू जी, बिल्कुल ये बहुत बड़े नाम हैं और इनको फॉलो करना चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी लाइफ गुजारी है इसमें। तो अगर उनकी हल्की फुल्की झलक नज़र आए तो हमारे जैसे फनकारों के लिए बड़ी ऑन है। और जैसे आपने कहा कि रिवाइवल है, तो माशाल्लाह यंग जनरेशन में गज़ल भी अच्छी है, आजकल गाई जा रही है, सुनी भी जा रही है, तो उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। इसका मतलब है ज़ाहिर है दोबारा से लोग सुन रहे हैं, दोबारा से लोग उसमें खो रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये रियलिटी है ना भाई, रियलिटी है। यस, तो हक की तरफ ही आना होता है आखिरकार। शोर ने ख़त्म ही होना है, जितना भी हो जाए उसने ख़त्म होना है, फिर सुकून ही होना है। तो ये सुकून है, इसमें मोहब्बत है, इसमें मैसेज है, तो इसने रहना है। तो वैसे भी क्वालिटी की तरफ कम लोग होते हैं, क्वांटिटी एब्सोल्युटली राइट, क्वांटिटी पे फोकस्ड है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट जब बात क्वालिटी की हो रही है तो फिर नहीं। कितना टाइम आपको रियाजत करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है अपने गाने को, एक दिन का कितना हिस्सा आप देते हैं? रियाज तो जितना भी किया जाए इस काम में वो कम है, लेकिन साथ साथ हमारी कुछ जॉब्स भी चल रही हैं। तो जितना वक्त मिल जाए कोशिश करते हैं कि ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि ज़ाहिर जब आप कुछ और भी कर रहे होते हैं साथ, तो फिर वक्त निकालना मुश्किल है, बट व्हेन यू आर सर्विंग योर पैशन तो वक्त निकल ही आता है, निकल आता है। सर, बाहर भी जाने का इत्तेफाक हो, वहाँ भी प्रेजेंट कर पाए? जी जी, अक्सर जाते रहते हैं। और वहाँ जाके ज़्यादा आपको मज़ा आता है या आपको कहते नहीं पाकिस्तान में ज़्यादा मज़ा आता है? पाकिस्तान का अपना एक मज़ा है, और बाहर भी ज़ाहिर है वो लोग ज़रा अपने मुल्क से दूर होते हैं, तो उनकी फीलिंग्स थोड़ी और टाइप की होती हैं, वहाँ भी अच्छा लगता है। सही। आज एहसान साहब आप हमारे सेट पे मौजूद हैं, तो हम इसका फ़ायदा ना उठाएंगे हो नहीं सकता। मैं और शुएब तो रोज़ाना प्रोग्राम क्लोज करते हैं, हम चाहते हैं कि आज एहसान के खूबसूरत से गाने पे, खूबसूरत सी गज़ल पे आज के प्रोग्राम को हम क्लोज करें। बिल्कुल, तो चलते हैं उनकी तरफ और हम कहते हैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। मैं एक गज़ल गुलाम अली साहब की गाई आपकी नज़र करूँगा। तेरे आने का धोखा सा रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, तेरे आने का धोखा सा
दिया सा रात भर जलता रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है। अजब है रात से आँखों का आलम, अजब है, अजब है, अजब है, अजब है रात से आँखों का आलम, अजब है रात से आँखों का आलम। ये दरिया रात भर चढ़ता रहा है, तेरे